ईटी क्लासेज A2 टेम्पल क्लासेज में स्वागत है दोस्तों। तो आज हम देखेंगे बिहार का इतिहास, राइट। तो बिहार का इतिहास एंसेंट, मिडाइवल और मॉडर्न तीनों के तीनों देखेंगे। सबसे पहला चीज़ हम देखते हैं कि राजनीतिक रत्नाकर पुस्तक के लेखक का नाम क्या है। तो आंसर होगा चंदेश्वर। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? शासन कला एवं सिद्धांत और अभ्यास पर। उद्वंत प्रकाश के लेखक है मौलिकवि, ओके। और मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तो पाटलिपुत्र से, बड़ावर से और राजगिरी से। बिहार पर गहरवालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है मनेर के ताम्रपत्र से। बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो ये होगा जहाँ तुगलक वंश से। और बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसाती नूल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है? तो आंसर होगा तिरहुत। और बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री हैं तो फाहियान, युआनचुआंग और इत्सिंग। मुगल काल में बिहार आने वाले प्रथम विदेशी यात्री था मुल्ला तकिया। निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? तो ये होगा फ्रांसिस बर्निए। लेकिन आपको क्या याद रखना है कि मैनरिक, जॉन मार्शल और पीटर मुंडी ये बिहार आया था, राइट। आपको ये पीटर मुंडी शाहजहां के काल में आया था। उसके बाद आते हैं कि बहारिस्तान गैबी की रचना किसने की है? तो आंसर होगा मिर्जा नाथन। प्राचीन बिहार के इतिहास के जानकारी के मुख्य स्रोत क्या हैं? तो भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, अभिलेख, सिक्के और धार्मिक ग्रंथ। ये पांचों के पांचों है। प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत क्या है? तो भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत और धार्मिक ग्रंथ, ये तीनों के तीनों हैं। और बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख, राइट। तो ये पाटलिपुत्र से प्राप्त नहीं हुआ है, जो ये आपको ध्यान में रखना है। तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? लौरिया अरेराज से, राइट, नंदनगढ़ से और सहसराम से एंड रामपुरवा से, राइट। तो रामपुरवा, सहसराम, लौरिया नंदनगढ़ और लौरिया अरेराज से। अशोक का शिलालेख प्राप्त हुआ है कहाँ से? तो आंसर होगा सहसराम से। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा क्या है? तो आंसर होगा प्राकृत, राइट। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि क्या है? तो आंसर होगा ब्राह्मी लिपि है। मृतुल अहवाल की रचना किसने की है? तो मुल्ला बहानी ने। मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है तो आंसर होगा कीर्तिलता, कीर्ति पताका और वर्ण रत्नाकर। ये तीनों के तीनों ही इंपॉर्टेंट है। बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं चिरांद छपरा से, चेचर वैशाली एवं सोनपुर से और मनेर से, राइट। बिहार के गया जिले के अपसट से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो अपसट से प्राप्त अभिलेख परवर्ती गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देववर्णक का लेख तथा शाहपुर एवं मंदार जो कि बांका में है से प्राप्त लेखों की जानकारी मिलती है। लेखों में जानकारी मिलती है परवर्ती गुप्त वंश के बारे में। पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है तो देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, नारायण पाल का भागलपुर ताम्र अभिलेख से और महीपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से, राइट। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य के स्रोत है अथर्ववेद। बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है अंगुत्तर निकाय से। नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है पाल काल का बौद्ध विहार। और बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दिघ निकाय से जानकारी मिलती है मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्र के बारे में और मौर्योत्तर बिहार के बारे में। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करने वाला तथा प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता कौन थे? तो आंसर होगा कनिंघम, राइट। नालंदा में स्थित बड़ा गांव जो कि नालंदा बिहार के नाम से जाना जाता है का पता किसने लगाया था? तो बड़े गांव का पता किसने लगाया था? तो आंसर होगा कनिंघम। और पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज की थी। किस चीज़ की खोज की थी? केसरिया स्तूप जो कि चंपारण में है, और लौरिया अरेराज का अशोक स्तंभ की खोज किया था, और बसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल की भी खोज की थी। तो किसने करा था? कनिंघम ने। विदेह के राजा जनक का निष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए, यह कहाँ पे वर्णित है? विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए थे, यह कहाँ वर्णित है? तो आंसर होगा बृहद्रैणक
उपनिषद में, राइट। और बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि क्या है, तो यहाँ पे खरोष्टी, अरामाइक और ग्रीक है, जो कि ये तीनों नहीं है, होगा क्या, ब्राह्मी लिपि, राइट, जो कि हम पहले देख चुके हैं। बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है, तो आंसर होगा शेरशाह। और वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं, तो आंसर होगा अकबर। और बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंधों में जानकारी के स्रोत हैं, तो दिघ निकाय, राइट। और सियर उल मुताखरीन की रचना किसने की है? सियर उल मुताखरीन की रचना किसने की है, तो गुलाम हुसैन तबतबाई। मध्यकालीन बिहार से संबंधित इन स्रोतों को सही सम्मिलित करें, राइट। तो यहाँ पे क्या है, रियाजे उस सलातीन, तारीखे शेरशाही और वाकियात मुस्ताकी, अफसानाए साहा और बसातिन उल उन्स, राइट। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैचिंग कर लेते हैं। मैचिंग में क्या होगा, रियाज उस सलातीन, राइट, ये किसका होगा, टू उस सलातीन, राइट, गुलाम हुसैन सलीम। तारीखे शेरशाही अब्बास सरवानी का। वाकियात मुस्ताकी हो जाएगा रिजकुल्ला का। अफसानाए साहा, राइट, ये है अफसानाए साहा शेख कबीर का। और बसातिनुल उन्स जो है इख्तिसान देहलवी का, राइट, इख्तिसान देहलवी, राइट, ये रहा। मुल्ला भवानी यात्री थे कहाँ के, तो ईरान के थे। आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए जो स्रोत है वो क्या है, तो फ्रांसीसी बुकानन द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्ट और डिस्ट्रिक्ट गैजेटियर लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट, फोर्ट विलियम, इंडिया हाउस कॉरेस्पॉन्डेंस सीरीज, ये तीनों के तीनों जो है आधुनिक बिहार अध्ययन के लिए स्रोत है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, तो आंसर होगा राजनीतिक नीतियों पर। अपसड जो कि गया में से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है। इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है, किस चीज का, रामायण का। आते हैं कि बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है, तो 40,000 ईस्वी पूर्व से, राइट। बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है 40,000 ईस्वी पूर्व से। और बिहार के पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेषों में प्राप्त हुए हैं क्या क्या चीज, तो कुल्हाड़ी के फलक, यस, चाकू और खुरपी, ये भी मिला है। और मृदभांड, ये भी मिला है, राइट। मूव करते हैं अगले पे। और बिहार के आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो मुंगेर एवं नालंदा से। बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं, तो पूर्व प्रस्तर युग के हैं। बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं मुंगेर से, राइट। बिहार में चिरांद एवं चेचर से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो आंसर होगा नव प्रस्तर युग, यानी चिरांद जो कि सारण और चेचर यानी वैशाली डिस्ट्रिक्ट में है। तो किस तरह के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो नव प्रस्तर युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो चिरांद सारण से, चेचर वैशाली से और सोनपुर एवं मनेर से, राइट। मूव करते हैं। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था अनुमानतः उत्तर वैदिक काल में, जो कि 800 ईस्वी पूर्व में माना जाता है। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था लोहे का उपयोग। श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज्य कौन कौन से थे, तो मगध तथा विदेह, अंग एवं लक्षवी, राइट, लिच्छवी। तो ये चारों के चारों थे। वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है, तो आंसर होगा शतपथ ब्राह्मणा। बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यवर्त के बाहर था तथा अनार्य जातियों के लिए लोगों का आवास स्थल रहा, आंसर होगा मगध। बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था विदेह, ओके। और विदेह के राजा जनक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। यह राज्य व्याकरण, साहित्य तथा दर्शन शास्त्र का महत्वपूर्ण केंद्र था। अथर्ववेद में वारात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है, तो आंसर होगा मगध, राइट। उसके बाद बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था, तो आंसर होगा विदेह। और बिहार के भौगोलिक
क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है? तो आंसर होगा शतपथ ब्राह्मणा। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इनमें कितने महाजनपद बिहार के क्षेत्रों में स्थित थे? तो आंसर होगा 3, यानी ट्रायंगुलर महाजनपद, जस्ट फॉर द सेक ऑफ। तो ये 3 महाजनपद जो थे वो बिहार में थे। निम्न में से कौन सा महाजनपद बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? राइट, तो आंसर होगा वत्स। राइट, वत्स जो है वो बिहार में नहीं था। अंग, मगध और वज्जी ये जो था बिहार में था। बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? राइट, तो भागलपुर एवं मुंगेर। अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा। राइट, और बुद्ध के समय तक चंपा की गणना भारत के 6 महानगरियों में की जाती थी। नोट में, बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? तो आंसर होगा मगध। मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? गिरिब्राज राजगीर में। और मगध तथा अंग महाजनपद की कौन सी नदी पृथक करती है? तो आंसर होगा चंपा नदी। और बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वज्जी, सो कॉल्ड वैशाली। तो वज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं थी? तो आंसर होगा चेदी। तो वज्जी में अभी आपने देखा कि 8 राज्यों का एक संघ था, जिसमें लक्षद्वीप, यात्रक और विदेह भी था शामिल। वज्जी संघ की राजधानी थी, वज्जी यानी वैशाली इसकी राजधानी थी। और बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? तो वज्जी यानी वैशाली जो है वो दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र माना जाता है। ईस्वी पूर्व 6ठी सदी में विश्व के प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ पे थी? तो ये रहा वैशाली में, यानी 6ठी शताब्दी पूर्व में, ईस्वी पूर्व में कहाँ पे गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी? तो वैशाली में। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो आंसर होगा राजगिरी, जिसको गिरिब्रज भी बोला जाता है। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था कौन सा? अंग। राइट, अंग जो था एक महाजनपद था, जबकि वैशाली, चंपा ये सब क्या है? राजधानी है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवी गणराज्य के द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया गया था। और लिच्छवी की राजधानी कहाँ पे है? वैशाली में है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ पे हुआ था? आंसर होगा कुंडग्राम में। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। राइट, उसके बाद महावीर के जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में है? तो वैशाली। राइट, महावीर स्वामी का जन्म आमतौर पर 540 ईस्वी पूर्व माना जाता है। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था कहाँ से? तो वज्जी संघ से। राइट, वज्जी संघ यानी जो 8 राज्यों से मिलके बना था। और वज्जी की क्या था? राजधानी जो थी वो वैशाली में था। मूव करते हैं। महावीर स्वामी की माता त्रिशला यानी विदेह दत्ता राजकुमारी थी, यानी त्रिशला कहाँ की राजकुमारी थी? तो लिच्छवी गणराज्य की। और त्रिशला लिच्छवी प्रमुख यानी लिच्छवी के जो राजा थे वो कौन थे? चेतक, और उसकी वो क्या थी? बहन थी। महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ पे दिया था? पावापुरी में। और पावापुरी कहाँ पे है? तो नालंदा जिला में स्थित है। महावीर की मृत्यु हुई थी कहाँ पे? तो पावापुरी में हुई थी। राइट, प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त मौर्य किस में विश्वास करते थे? तो जैन में। राइट, प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो स्थूल भद्र ने करा था। प्रथम जैन संगीति के आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसमें क्या क्या कार्य हुए थे? तो इसमें जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया गया एवं जैन धर्म के 2 भाग श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजन भी हुआ था। राइट, यानी पहले जैन संगति में ही श्वेतांबर और दिगंबर जो था उसका जैन धर्म के 2 भागों में विभाजित किया गया, श्वेतांबर और दिगंबर। राइट, उसके बाद अगला जो है, जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर बुसु पूज्य की जन्मस्थली कहाँ पे थे? तो आंसर होगा चंपा। राइट, मूव करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए थे कहाँ पे? यानी गौतम बुद्ध ने घर त्यागने के बाद सबसे पहले कहाँ पे गए थे? तो वैशाली के समीप कलार के आश्रम में। राइट,
तो जो गुरु थे उनका उनका नाम क्या था? अलार कलाम के आश्रम में गए थे। गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले थे? तो उरुवेला, उरुवेला कहाँ पे है? बोध गया में। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कहाँ पे? बोध गया में। और गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो आंसर होगा निरंजन नदी, राइट, जो पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था ज्ञान की प्राप्ति। राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन से कार्य हुए थे? तो बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सुत एवं विनय पिटक में हुआ था। यानी प्रथम बौद्ध संगीति में ही सुत और विनय पिटक की मतलब संकलन हो चुका था। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? 483 ईस्वी पूर्व में। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ और इसमें किए गए कार्य क्या थे? तो बौद्ध धर्म के को 2 भागों में यानी स्थाविर और महासंघिक के रूप में विभाजित किया गया। और ये जो है 383 ईस्वी पूर्व में, यानी 100 साल का डिफरेंस है। पहला बौद्ध संगति 483 और दूसरा बौद्ध संगति जो हुआ वो 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति के आयोजन कहाँ पे हुआ? पाटलिपुत्र में। और इसमें जो किया गया कार्य था वो क्या था? कुछ कठोर नियम बनाए गए तथा अभिधम पिटक का संकलन हुआ। नाम ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, अभिधम पिटक, राइट। तो पहला बौद्ध संगीति, दूसरा बौद्ध संगीति और तीसरा बौद्ध संगीति कहाँ पे हुआ था, राइट। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो आप याद रखेंगे पीवीआर प्लाजा, तो आर से राजगीर, वी से वैशाली और पी से पटना, राइट। मूव करते हैं। और ये तीसरा बौद्ध संगीति जो होगा वो 251 ईस्वी पूर्व में हुआ था। निम्नलिखित में से किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध था? तो महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध बोध गया से भी था, राजगीर से भी था और वैशाली से भी था। महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी। इनमें सम्मिलित क्या था? तो महात्मा बुद्ध ने जो पाटलिपुत्र के विनाश की भविष्यवाणी की, इसमें बाढ़ भी था कि बाढ़ की वजह से पाटलिपुत्र का विनाश होगा, अग्नि भी था और आंतरिक कलह भी था, राइट। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है, जहां जहां क्या हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, राइट। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? बोध गया में। किस नदी के किनारे? तो निरंजना नदी के किनारे में। कौन से वृक्ष था? तो पीपल का वृक्ष था। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म हुआ था, तो नालंदा में हुआ था। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म कहाँ पे हुआ था? नालंदा में हुआ था। प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय किसको दिया जाता है? तो मगध को। मगध राज्य की आरंभिक राजधानी कहाँ पे थी? ग्रीवराज राजगिरी। राजगीर जो है पहाड़ियों से घिरी हुई थी। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश जो था वो बृहद्रथ राजवंश था। और बृहद्रथ राजवंश जरासंध के पिता बृहद्रथ से आरंभ होता है। यानी बृहद्रथ कौन था? जरासंध के पिता था, राइट। पिता यानी फादर थे। मगध जनपद का संस्थापक कौन था? तो बृहद्रथ तथा जरासंध। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार, राइट। और बिंबिसार का शासनकाल भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, 544 से 493 ईस्वी पूर्व में। और बिंबिसार जो था बुद्धा और जैना के कंटेम्प्ररी में था, राइट। यानी उन्हीं के कार्यकाल के दौरान था। बिंबिसार एवं अजात शत्रु किस वंश के थे? राइट, तो ये हर्यक वंश के थे। बिंबिसार को क्या कहा जाता है? सैनिक। और अजात शत्रु को क्या कहा जाता था? कुनिक कहा जाता था। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का मित्र भी थे, राइट। उसके बाद मूव करते हैं। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ था बिंबिसार के शासन काल में। बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? तो बिंबिसार ने कौशल देवी के साथ विवाह किया, चेलना के साथ भी विवाह किया और खेमा के साथ भी विवाह किया था। कौशल देवी जो थी वो कौशल की थी और चेलना जो थी वो वज्जी संघ की राजकुमारी थी और खेमा जो थी वो पंजाब की थी, राइट। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? तो अंग को जीता था। हर्यक वंश का दूसरा शासक कौन था? तो आंसर होगा अजात शत्रु। तो हर्यक वंश का पहला शासक कौन था? बिंबिसार। हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? तो बिंबिसार ने की थी। और बिंबिसार जो था गौतम बुद्ध और जैना के कंटेम्प्ररी में थे, राइट। अजातशत्रु 493 से 461 ईस्वी पूर्व में अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी, राइट। राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की थी? यानी राजगीर में दुर्ग और स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने किया था? तो अजातशत्रु ने। अजातशत्रु को कुनिक भी कहा जाता था। वज्जी संघ के लिच्छवी को पराजित करने वाला मगध का शासक कौन था? तो आंसर होगा अजातशत्रु।
नाउ ध्यान रखिए, मगध मगध के जो राजा थे वो अजातशत्रु थे, राइट, और वज्जिस जो था वो लिच्छवी गणराज का था। यहाँ पे गणतंत्र था और यहाँ पे जो था वो राजा का शासन था, राइट। अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी? तो वैशाली की थी। आम्रपाली कहाँ की थी? वैशाली की थी। अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथ मूसल और महाशिला कंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था? तो आंसर होगा लिच्छवी गणराज, जिसकी राजधानी कहाँ थी? वैशाली, राइट। और आम्रपाली कहाँ की थी? तो वैशाली की थी। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो आंसर होगा 6ठी शताब्दी पूर्व में, यानी 6th century BC जैसे ही आता है तो हमारे जहन में एक सवाल आ जाता है, गौतम बुद्ध और जैना। और जैसे ही गौतम बुद्ध और जैना आता है तो हमें बिंबिसार की याद आती है, और जैसे ही बिंबिसार आता है तो इससे हमें हर्णिक डायनास्टी का भी याद आता है, राइट। उसके बाद मूव करते हैं, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो उदयन ने करा था। किस राज्य ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया था? तो पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी जो बनाया था वो उदयन ने बनाया था। हर्यक वंश का अंतिम शासक क्या था? नागदशक था। तो हर्यक वंश का जो फाउंडर था उसका नाम क्या है? तो आंसर होगा बिंबिसार। हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? तो हर्यक वंश के बाद कौन सा आया था? शिशुनाग, राइट। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है कि हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था वो नागदशक था, यानी नागदशक, और इसीलिए आप हर्यक वंश का जब खत्म होगा तो यानी शिशुनाग वंश आएगा, ऐसा आपको जस्ट विजुअलाइज करना है। और सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिवराज के अतिरिक्त वैशाली को भी अपना राजधानी बनाया था? तो आंसर होगा शिशुनाग, राइट। किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही? आंसर होगा काल अशोक। काल अशोक को काकवर्ण भी कहा जाता है। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? तो आंसर होगा काल अशोक, राइट। हमने बताया था कि पीवीआर यानी पहला बौद्ध संगति राजगीर में, दूसरा बौद्ध संगति हुआ था वैशाली में, और तीसरा बौद्ध संगति हुआ था पटना में, राइट। यहाँ पे जो बात किया जा रहा है, द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ पे हुआ? कहाँ पे हुआ था? तो वैशाली में। और किसके शासन काल में हुआ था? तो कालाशोक, जिसको काकवर्ण भी कहा जाता है। काकवर्ण का मतलब होता है काले कौवे के समान। उसके बाद मूव करते हैं, द्वितीय बौद्ध संगीति के आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हमने पहले ही डिस्कस कर दिया है, वैशाली। और द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो आंसर होगा सावक कमीर ने, राइट, सावकमी। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो आंसर होगा महापदम नंदा, राइट, नंद वंश के संस्थापक। तो झा एवं श्रीमाली की पुस्तक प्राचीन भारत में नंद वंश के संस्थापक को महानंदिन बताया गया है। मगध के किस शासक को कली का अंश, परशुराम का अवतार और क्षत्रियों का नाशक और सर्व छत्रांतक, एक छत्र और एक राट कहा गया है? तो आंसर होगा महापदम नंदा। यह नंद वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा था। नंद वंश की स्थापना किसने करा था? महापदम नंदा ने। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आंसर होगा धनानंद। और धनानंद आपको पता होगा, और धनानंद को किसने हराया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा करके मौर्य डायनास्टी की स्थापना किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य को गाइडलाइन किया था विष्णुगुप्त, या चाणक्य भी उसको कहते हैं, राइट। प्रथम बौद्ध संगीति के आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो हुआ था किसके शासनकाल में? अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था, जो कि कब हुआ था? 483 ईस्वी पूर्व में। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ था? 383 ईस्वी पूर्व में। और तृतीय बौद्ध संगीति कब हुआ था? 251 ईस्वी पूर्व में। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? हमने पहले ही बोला है, पीवीआर यानी राजगिरी हो जाएगा। उसके बाद मूव करते हैं, प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने करा था? तो महाकश्यप ने। मगध साम्राज्य के कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किसने किया था? तो महापदम नंदा ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महापदम नंदा ने किस डायनेस्टी की स्थापना की थी? तो नंद डायनेस्टी की। नंद डायनेस्टी का सबसे अंतिम जो शासक था वो क्या था? धनानंद था। धनानंद को किसने पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सी डायनास्टी की स्थापना किया था? तो मौर्य डायनास्टी की स्थापना किया था। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन थे? तो आंसर होगा धनानंद, राइट। तो धनानंद क्या थे? जो सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो कि सिकंदर महान के समय का
मगध का शासक था। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उदयन ने पाटलिपुत्र को बसाया था। मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमण के विरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटलिपुत्र को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना? तो यूनानियों के डर से, राइट, यूनानियों के डर से अजातशत्रु ने क्या करा था? पाटलिग्राम को सुरक्षित बनाया था। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है? तो हमने डिस्कस करा है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया था? धनानंद को हराया था। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्रा में। और चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की थी? जिसको चाणक्य यानी विष्णुगुप्त कहते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 320 ईस्वी पूर्व में, राइट। 320, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है कि 320 ईस्वी पूर्व में, राइट, मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। और 320 ईस्वी पूर्व यानी ये एडी है और ये बीसी है, राइट। तो 320 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना हुई थी, राइट। उसके बाद मूव करते यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? तो आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो इंडिका की रचना की थी, जिसमें पाटलिपुत्र के बारे में जिक्र किया गया है। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन कब हुआ था? तो 315 ईस्वी पूर्व में मेगास्थनीज पाटलिपुत्र आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक का नाम क्या था? सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजा था। और मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त के दरबार में रह करके पूरे पटना को विजुअलाइज किया और उसके बाद उसने एक बुक लिखा में इंडिका, राइट। किस शासक के शासनकाल के समय पर मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य, जिसको विष्णुगुप्त भी या कौटिल्य भी कहा जाता है। किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? यूनानियों से मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है उसको क्या बोला जाता है? इंडिका। तो इंडिका की रचना किसने की थी? तो मेगास्थनीज ने किया था। मेगास्थनीज को किसने भेजा था? तो सेल्यूकस ने भेजा था। किसके दरबार में भेजा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो यानी नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद थे और धनानंद को हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य डायनास्टी की स्थापना किया था। किसकी सहायता से? तो विष्णुगुप्त यानी कौटिल्य की सहायता से। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अर्थशास्त्र के लेखक का नाम कौन है? तो कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य भी इनको कहा जाता है। पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत से मिलता है? तो मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के बारे में मोर डिटेल मतलब बहुत ज़्यादा ही वर्णन किया है मेगास्थनीज, जिसने इंडिका नामक बुक में इसका सारा डिस्कशन करा है। चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक किसने बना? चंद्रगुप्त मौर्य के मरने के बाद कौन बना था? बिंदुसार। नाउ इसको आप कैसे याद करेंगे? चंद्रगुप्त मौर्य, तो चंद्र बिंदु आप याद रखेंगे। तो चंद्र से चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदु से हो जाएगा चंद्र यानी बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आया? बिंदुसार। बिंदुसार के बाद कौन आया? अशोक आया, राइट। उसके बाद अशोक के बाद धीरे धीरे जो मौर्य डायनास्टी का जो है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होना चालू हो गया था, राइट। लेकिन कलिंग वार में अशोका ने ये सोचा कि ये खून खराबा अच्छी बात नहीं है। उसके बाद मूव करते किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगलवत्स रहता था? पिंगलवत्स जो है किसके दरबार में रहता था? तो बिंदुसार के। बिंदुसार किसका लड़का था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का। और बिंदुसार का लड़का का नाम क्या था? तो अशोक था, राइट। और ये पिंगलवत्स ने ही अशोक के बारे में भविष्यवाणी किया था कि वह एक महान राजा बनेगा, राइट। अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है शिलालेख 13 में, राइट। शिलालेख 13 में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? राइट। तो ये होगा अशोक के शासनकाल में। यानी बौद्ध संगति आप क्या करेंगे? पीवीआर में आप मूवी देखने जाते हैं। आर से राजगीर, वी से वैशाली और पी से पटना, यानी पहला बौद्ध संगति राजगीर में, दूसरा बौद्ध संगति वैशाली में और तीसरा जो बौद्ध संगति हुआ पटना में। और जो पाटलिपुत्रा में जो हुआ था, राइट,
यहाँ उस समय शासक कौन था? अशोक था। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, मोगलीपुत्र तिस ने किया था। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन काल क्या था? 251। तो पहली बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ? 483 ईस्वी में। दूसरी बौद्ध संगति का 383 में, और तीसरे बौद्ध संगति का जो आयोजन हुआ वो हुआ था 251 ईस्वी में। किस मौर्य शासक ने कलिंग पे विजय प्राप्त किया था? तो अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था, जिसमें उनको विजय प्राप्त हुई थी। किस युद्ध में हुए भारी तबाही तथा जान माल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धम्म नीति की घोषणा की? तो कलिंग के युद्ध में, राइट। अशोक का धम्म क्या था? तो ये था नैतिक एवं आचार संहिता, यानी मोरल वैल्यू। ओवरऑल क्या है? अशोक ने मोरल वैल्यू पे ज्यादा फोकस करा था। मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ पे स्थित था? तो पाटलिपुत्र में। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की थी? तो बोध गया। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में की थी? नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कौन से वर्ष में किया था? तो 10वें वर्ष में राज्याभिषेक की थी। अशोक स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुई है? तो आंसर होगा चंपारण। और बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है, यानी जो नहीं प्राप्त हुआ है वो क्या है? रूमिनदेई, राइट। यानी लौरिया अरेराज ये प्राप्त हुआ है, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा ये सब क्या है? बिहार से प्राप्त होने वाले स्तंभ लेख है, लेकिन रूमिनदेई नहीं है, राइट। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है, जिसमें से एक प्राचीन प्रांत जो पूर्व की राजधानी थी वो कहाँ थी? पाटलिपुत्रा। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है, जिसमें से एक, राइट, पूर्वी प्रदेश की राजधानी थी। तो ये कौन था? पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त का महल, राइट। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल यानी चंद्रगुप्त मौर्य का महल किस चीज का बना हुआ था? लकड़ी का बना हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद स्थित था कहाँ पे? कुम्हरार पटना में। कुम्हरार पटना में। ये कितने 80 स्तंभ वाला मौर्यकालीन सभागार या राजमहल था। इस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा था कि इसकी शान शौकत का मुकाबला न तो सूसा और न ही बेतना कर सकता है, एरियन ने कहा था। चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा? यह प्रसाद जो है मानव कृति नहीं वरन देवों द्वारा यानी भगवान द्वारा निर्मित है। किसने कहा था? तो फाहियान ने कहा था। किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों की गुफाओं का निर्माण कराया था? तो आंसर होगा अशोक, राइट। ये 4 गुफा कौन थे? सुदामा, विश्व झोपड़ी, चौपार और करना। गया के समीप नागार्जुन की पहाड़ियों में स्थित प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण किसने करवाया था? तो आंसर होगा दशरथ ने। दशरथ कौन था? अशोक का पुत्र था, और इसने नागार्जुन पहाड़ियों में आजीविकों के लिए 3 गुफाओं का निर्माण कराया था, जिसमें गोपी गुफा भी शामिल था, राइट। मौर्यकालीन चामर ग्रहणी की यक्षी प्राप्त कहाँ से हुई है? तो दीदारगंज, और ये कहाँ पे है? पटना में। इसे स्त्री रत्न के नाम से भी जाना जाता है। बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो आंसर होगा लोहानीपुर, पटना, राइट। पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन कहाँ पे किया गया है? तो मेगास्थनीज ने अपने इंडिका बुक में इसकी वर्णन किया था। मेगास्थनीज को सेल्यूकस ने भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, राइट। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को हरा करके मौर्य डायनास्टी की स्थापना किया था। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में, राइट। ये हमने बोला है पीवीआर यानी राजगीर, वैशाली और पाटलिपुत्र। पहला राजगीर, दूसरा वैशाली और तीसरा पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र में बौद्ध सभा यानी तीसरी बौद्ध सभा का आयोजन किसने किया था? अशोक। किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने डियानिसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था? तो बिंदुसार, राइट। तो हमने आपको बताया था चंद्रबिंदु याद रखेंगे आप, राइट। मौर्य डायनास्टी का क्या होगा? चंद्रबिंदु, यानी चंद्र से हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदु से बिंदुसार, और बिंदुसार का लड़का था अशोक, और अशोक का लड़का कौन था? दशरथ, राइट। किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पॉलीब्रेथस पाटलिपुत्र नामक धारण उपनाम धारण किया था? तो आंसर होगा स्ट्रैबो, स्ट्रैबो या स्ट्रैबो,
यूनानी दूत डिमोल्किस का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ था? तो आंसर होगा बिंदुसार के, राइट। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो आंसर होगा भाब्रू स्तंभ। यानी भाब्रू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? आजीविकों के लिए बराबर की गुफाएं का निर्माण किया गया था। अशोक की राजधानी कहाँ थी? तो अशोक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था। मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी, जो 5 सदस्यों की 6 समितियों में संगठित थी। यह कथन किसका है? तो मेगास्थनीज ने इंडिका नामक बुक में इसकी चर्चा विस्तार से की है। मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह केंद्रीयकृत था, सेंट्रलाइज था, यस। करों का बोझ अधिक था, यस। प्रशासन तंत्र कठोर था, यस, सही था, राइट। उसके बाद अशोक के संबंध में कौन सा कथन सही है? उसने धर्म की नीति अपनाई, हाँ, यस। उसने विदेशों से संबंध स्थापित किए, हाँ जी। उसने प्रजा हित और कल्याण के उपाय किए, हाँ जी। तो ये तीनों के तीनों आंसर ऑप्शन सही है। देवनामपिया के नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया था? देवनामपिया किसको कहा जाता था? अशोक को, राइट। धम्म महामात के कार्य क्या होते थे? तो धम्म नीति या क्रियान्वयन, यस, ओके। लोगों के बीच दान वितरण करना, यह भी था धम्म महामात के कार्य। और जन कल्याण के उपाय करना, यानी तीनों के तीनों धर्म नीति, लोगों के बीच दान वितरण करना और जन कल्याण के उपाय करना, ये धम्म महामात के कार्य थे। मौर्यकालीन प्रशासन में राजूक के कार्य क्या थे? राजूक, राइट। मौर्य काल में राजूक का कार्य क्या था? तो न्याय को दिलवाना, न्यायिक, जुडिशरी, ग्रामीण प्रशासन और राजस्व विभाग, राइट। यानी रेवेन्यू डिपार्टमेंट, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड जुडिशियरी। मौर्यकालीन विद्वानों में किनका नाम आता है? राइट। तो आंसर होगा कौटिल्य। मौर्यकाल, कौटिल्य जिसको विष्णुगुप्त और चाणक्य भी कहा जाता है, राइट। उसके बाद पाणिनि, राइट। पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की थी। अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? पाणिनि ने। और उपावर्ष इसने भी, यानी ये तीनों जो है विद्वान, वो मौर्यकालीन विद्वानों की कैटेगरी में आता है। कौटिल्य, पाणिनि और उपावर्ष। मौर्यकालीन स्थापत्य के सुंदर उदाहरण क्या है? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक तो पाटलिपुत्र स्थित राजप्रसाद के अवशेष, यस। और दीदारगंज की यक्षी, यस। और बराबर की गुफाएं, हाँ, ये भी है। मौर्यकालीन राजगीर की सोन भंडार गुफा, तो ऑब्वियसली दिस वुड बी नॉट द आंसर, ओके। तो ये नहीं है। मूव करते हैं। अशोक की धम्म नीति की जानकारी मिलती है कहाँ से? तो अशोक के धम्म नीति की जानकारी द्वितीय स्तंभ लेख से, सातवें शिलालेख से और द्वादश शिलालेख से, राइट। यानी उपयुक्त सभी से हो जाएगा ये। अशोक के किस शिलालेख में दान और धम्म दान के अंतर को स्पष्ट किया गया है? यानी अशोक का जो शिलालेख है, दान और धम्म दान के अंतर को स्पष्ट किया गया है 9वें शिलालेख में, राइट। 9वें शिलालेख में इसका उल्लेख किया गया है। मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन सा कारण शामिल नहीं है? तो आर्थिक संकट, राइट। तो मौर्य साम्राज्य का पतन जो हुआ था, विदेशी आक्रमण की वजह से हुआ था, अयोग्य शासक की वजह से हुआ था और प्रांतीय विद्रोह की वजह से भी हुआ था, राइट। लेकिन आर्थिक संकट नहीं था। यानी मौर्य साम्राज्य का इकोनॉमिक जो सिचुएशन था वो बहुत ही स्ट्रांग था। तो ये एक रीजन नहीं था मौर्य साम्राज्य के पतन होने का कारण, राइट। मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन हुआ? राइट। तो आंसर होगा शुंग वंश का, राइट। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि धनानंद जो था वो नंद डायनास्टी का अंतिम शासक था और धनानंद को हरा करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। और मौर्य साम्राज्य के बाद किस डायनास्टी की स्थापना हुई? शुंग डायनास्टी की स्थापना हुई, राइट। और शुंग वंश के संस्थापक कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग था। किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुक्कुटराम विहार को 3 बार नष्ट कराने का प्रयत्न किया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने, राइट। पाटलिपुत्र पर यवन डेमेट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासन के समय में हुआ था? तो शुंग वंश के शासन काल में। पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण कब हुआ था? तो 185 ईस्वी पूर्व में, राइट। कब हुआ था? पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ था 185 ईस्वी पूर्व में। मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित किसने किया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने, राइट। शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन
हुआ था? तो आंसर हो जाएगा कानव वंश, राइट। कानव वंश का शासन 75 ईस्वी पूर्व से 30 ईस्वी पूर्व तक रहा, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा नंद डायनास्टी के बाद आया चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य डायनास्टी के बाद कौन सा आया? शुंग वंश, राइट। और शुंग वंश के बाद कौन सी डायनास्टी आया? कानव वंश, राइट। कानव वंश के संस्थापक का नाम क्या था? तो वसुदेव। कानव वंश के संस्थापक का नाम क्या था? वसुदेव। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूमि की हत्या कर उसके सचिव वसुदेव ने मगध में कानव वंश की स्थापना कर डाली थी, राइट। कानव वंश की सत्ता समाप्त की थी किसने? आंध्र सातवाहनों ने। कानव वंश के उपरांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए किस वंश के राजाओं ने शासन किया था? तो मित्र वंश के राजाओं ने शासन किया था। शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो आंसर होगा बोधगया। कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था? तो अश्वघोष, राइट। कनिष्क पाटलिपुत्र के राजा को बुरी तरह परास्त किया और हर्जाने के रूप में यहाँ से अश्वघोष और बुद्ध का भिक्षा पात्र तथा एक अद्भुत मुर्गा ले गया था। मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम क्या है? तो मगध पर जो शासन करने वाले राजवंशों का सही क्रम जो है, हर्यक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी, शुंग डायनेस्टी और कानव डायनेस्टी। तो हर्यक डायनेस्टी की स्थापना किसने किया था? बिंबिसार ने। शिशुनाग डायनेस्टी की स्थापना किसने किया था? राइट। और नंद डायनेस्टी के अंतिम रूलर जो था वो कौन था? धनानंद थे। और महापद्म नंदा ने इसकी स्थापना किया था। और मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और शुंग के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग और कानव डायनेस्टी का जो संस्थापक था वो थे वसुदेव, राइट। शुंग वंश की राजधानी कहाँ पे थी? तो पाटलिपुत्र में। कानव वंश की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र में। और कलिंग शासक खारवेला ने मगध पर आक्रमण कब किया था? तो पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व में, राइट। कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किया था? तो अंग एवं मगध से, राइट। अंग की राजधानी कहाँ थी? तो चंपा थी। 16 महाजनपदों में से अंग भी एक था। कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः मगध पर शासन किसका रहा? तो लिच्छवियों का। लिच्छवी गणराज्य की राजधानी कहाँ थी? तो वैशाली में थी, राइट। कुछ इतिहासकारों के अनुसार मगध पर शक मुरुंदोट का भी नियंत्रण हो गया था। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासन काल में हुआ था? तो पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में हुआ था। सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष का प्रश्रय देने वाला शासक कौन था? तो कनिष्क था, राइट। चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था पाटलिपुत्र में। ना हमने अब गुप्तकालीन बिहार पे हम लोग मूव कर चुके हैं। हमने बताया था कि 320 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्य डायनेस्टी की स्थापना हुआ था। और 320 ईस्वी पूर्व नहीं, 320 ईस्वी एडी में, राइट, एडी में क्या हुआ था? गुप्त वंश की स्थापना हुई थी। और गुप्त वंश का स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने, राइट। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 320 ईस्वी पूर्व ये जो होगा 320 बीसी में किसने करा था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। लेकिन 320 एडी में किसने करा था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र के राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष क्या था? 320 ईस्वी पूर्व। किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? तो आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम, राइट। चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में, राइट। तो 320 ईस्वी पूर्व में गुप्त संवत का भी प्रचलन हुआ था। किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा था? लिच्छवी दोहित्र किसने कहा था? समुद्रगुप्त ने, राइट। बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय किसको दिया जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को, राइट। गुप्त साम्राज्य की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र। किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? तो आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है तो गुप्त वंश ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। और किसने करा था? कुमार गुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था? तो आंसर होगा कुमार गुप्त, राइट। बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई थी गुप्त काल में ही। महाबोधि मंदिर की स्थापना कब हुई थी? गुप्त काल में। और बोध गया में
किसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध को। कौन से यानी पीपल के वृक्ष के नीचे, निरंजन रिवर के नजदीक। चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? फाहियान कितने साल तक रहा था? तो 3 साल तक पाटलिपुत्र में रहा। चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत भ्रमण पर आया था और इसका उद्देश्य बौद्ध पांडुलिपियों को क्या करना था? प्राप्त करना था। आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? तो आर्यभट्ट जाने माने क्या थे? गणितज्ञ थे और जो कि पाटलिपुत्र के थे, राइट। गुप्त काल में एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले में प्राप्त हुई है? तो आंसर होगा शाहाबाद, राइट। बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है। कहां से? तो सुल्तानगंज से। राजगीर के मणिनाग मंदिर में पत्थर पर खोदे हुए गणेश, विष्णु तथा नाग नागिनों के चित्र यह किस काल के हैं? तो आंसर हो जाएगा गुप्त काल के हैं, राइट। राजगृह में स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण किस काल में हुआ था? तो आंसर होगा गुप्त काल में। जरासंध की बैठक का निर्माण, जो राजगीर जरासंध की बैठक का निर्माण किस काल में हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। तीरभुक्ति, जिस आधुनिक दरभंगा, राइट, वो उस समय क्या बोला जाता था? तीरभुक्ति का राज्यपाल कौन था? तो आंसर होगा गोविंद गुप्त। और गोविंद गुप्त कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का छोटा पुत्र था। कौन? गोविंद गुप्त। और ये कहाँ के राज्यपाल थे? तो आधुनिक दरभंगा यानी तीरभुक्ति का। बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र क्या था? तो नालंदा। नालंदा की यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने किया था? तो कुमार गुप्त ने किया था। कौन से डायनास्टी से था? तो गुप्त डायनास्टी से था। गुप्त डायनास्टी की स्थापना कब हुआ? 320 ईस्वी पूर्व में। और 320 ईस्वी में। और मौर्य डायनास्टी की स्थापना कब हुआ था? 320 ईस्वी पूर्व में। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालयों में फाहियान किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इन्हें चंद्रगुप्त टू भी कहा जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय, राइट। किसने यह वर्णन किया कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे? धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे जहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन तथा दवाएं दी जाती थी। फाहियान, राइट, फाहियान ने। फाहियान किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, दोनों ही एक ही नाम है। गुप्त संवत आरंभ होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 320 ईस्वी में। और 320 ईस्वी पूर्व में मौर्य डायनास्टी की स्थापना हुई थी। किसने करा था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, राइट। निम्नलिखित शासकों में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की विजय किस गुप्त सम्राट ने की थी? तो आंसर होगा चंद्रगुप्त टू या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। प्रयाग प्रशस्ति की रचयिता कौन था? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचयिता जो था वो हरिसेन था। हरिसेन किसका राज दरबारी था? तो ये समुद्रगुप्त का था, राइट। उसके बाद मूव करते हैं किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किए थे? तो आंसर होगा समुद्रगुप्त ने, राइट। प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा है? तो आंसर होगा समुद्रगुप्त, राइट। प्रयाग प्रशस्ति को किसने लिखा था? प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन ने। और हरिसेन किसके दरबार में आया था? दरबार में था तो समुद्रगुप्त, राइट। गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? तो गुप्त साम्राज्य के पतन के जो कारण थे वो हुनों का आक्रमण, ओके, सही है। प्रशासन का सामंती स्वरूप, यस, सामंती स्वरूप, यस। और कमजोर शासक, यस। आर्थिक संकट, नो, ऑब्वियसली नॉट। यहाँ पे गोल्डन एरा, गुप्त साम्राज्य को क्या कहा जाता है? गोल्डन एरा भी कहा जाता है, राइट। और वैसे ही देखिए मौर्य डायनास्टी में भी और गुप्त डायनास्टी, ये दोनों में एक रीजन नहीं था इसके पतन का, आर्थिक संकट। मतलब ये कि मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य दोनों ही आर्थिक रूप से संपन्न थे, राइट। उसके बाद मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। मगध पर मिहिर कुल का आक्रमण किस शासक के समय में हुआ था? तो आंसर होगा नरसिंह गुप्त। गुप्त काल ज्ञान विज्ञान के विकास का स्वर्णिम युग था। इनमें योगदान करने वाले विद्वान कौन से थे? तो बारहमिहिर, यस। आर्यभट्ट जो जाने माने गणितज्ञ थे, और ब्रह्मगुप्त, यस। और पाणिनि कब हो गया? पाणिनि ने रचना की थी किस चीज का?
अष्टाध्यायी का, और ये हो जाएगा मौर्य साम्राज्य में हम इसका जिक्र आता है चंद्रगुप्त मौर्य की डायनास्टी के समय में पाणिनि। ओके, तो अब आते हैं मगध के परवर्ती गुप्त यानी लेटर गुप्त पीरियड में हम आ गए हैं। तो मगध के परवर्ती गुप्त का संस्थापक कौन था? तो कृष्णगुप्त था। कृष्णगुप्त का शासनकाल 510 ईस्वी से 525 ईस्वी तक रहा। मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने मौखरी शासक को पराजित किया था? तो कुमार गुप्त थर्ड ने, राइट। मौखरी शासक को किसने पराजित किया था? कुमार गुप्त थर्ड ने। मौखरी शासक ने किसे परास्त कर मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया था? तो आंसर होगा दामोदर गुप्त को पराजित करके। हर्षवर्धन ने किसे मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया था? तो माधव गुप्त को। हर्षवर्धन ने किसे मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया था? तो माधव गुप्त को। हर्षवर्धन के मृत्युपरांत बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किसने किया था? तो आदित्य सेन ने किया था, राइट। मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? तो आंसर होगा आदित्य सेन ने, राइट। परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ आयोजन किया था, किसने? आदित्य सेन ने। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक का नाम क्या था? जीवित गुप्त सेकेंड, राइट। परवर्ती गुप्त शासक के परवर्ती गुप्त का अंतिम शासक का नाम क्या था? मगध के परवर्ती गुप्त वंश के अंतिम शासक का नाम था जीवित गुप्त, राइट। और कन्नौज के शासक ने जीवित गुप्त सेकेंड की हत्या कर इस वंश का अंत कर दिया था। मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक को असंख्य शत्रुओं का विजेता, राइट, असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा गया है? तो ये है कृष्णगुप्त। यह विद्वानों द्वारा सदा घिरा रहता था। कृष्णगुप्त जो थे वो विद्वानों से हमेशा घिरे रहते थे। मगध के परवर्ती गुप्त शासक और उसकी उपाधियों को सम्मिलित कीजिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट। यहाँ पे है हर्षगुप्त, कुमारगुप्त, जीवित गुप्त और आदित्य सेन, राइट। और इनके टाइटल यहाँ पे दिए गए हैं। परम भट्टारक महाराजा धीराज, वीर योद्धा, राजाओं में सिरमौर, जिसको क्षितिज चूड़ामणि भी कहा जाता है, और महाराजा धीराज। तो इसका आंसर क्या होगा? हर्षगुप्त जो है वो क्या थे? वीर योद्धा, राइट। वीर योद्धा का उपाधि प्राप्त किया था। और कुमार गुप्त जो थे वो महाराजा धीराज की और जीवित गुप्त जो थे वो राजाओं में सिरमौर थे, राइट, क्षितिज चूड़ामणि। और आदित्य सेन जो थे वो परम भट्टारक महाराजा धीराज की टाइटल लिया था। तो ये टाइटल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट। इसको आप क्या है? हर्षगुप्त का कौन सा था? वीर योद्धा। कुमार गुप्त का क्या था? महाराजा धीराज। और जीवित गुप्त का क्या था? राजाओं में सिरमौर। और आदित्य सेन क्या था? परम भट्टारक महाराजा धीराज की टाइटल लिया था। मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के बारे में कहा गया है कि उसने समुद्र तट तथा हिमालय के शत्रुओं को जीता था? तो आंसर होगा जीवित गुप्त, राइट। हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद मगध के अंतर्गत एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना करने वाले प्रथम शासक कौन थे? यानी हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जो किया है उसने किसने करा था? आदित्य सेन ने, राइट। किसने करा था? आदित्य सेन ने। अश्वमेध यज्ञ किसने स्टार्ट करा था? आदित्य सेन ने, राइट। मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के शासनकाल में चीनी राजदूत वांग हुएनसा भारत की यात्रा की थी? तो आदित्य सेन में, राइट। आदित्य सेन के शासनकाल में आया था। मगध के परवर्ती गुप्त शासकों का सही क्रम क्या है? राइट, तो आंसर होगा कृष्णगुप्त, हर्षगुप्त, जीवित गुप्त, कुमार गुप्त, दामोदर गुप्त, महासेन गुप्त, देवगुप्त, माधव गुप्त और आदित्य सेन, राइट। क्या है? कृष्णगुप्त, हर्षगुप्त, जीवित गुप्त, कुमार गुप्त, दामोदर गुप्त, महासेन गुप्त और देवगुप्त, माधव गुप्त और आदित्य सेन। ये इनका जो है सही क्रम है परवर्ती गुप्त शासकों का, राइट। उसके बाद अगला जो है, चीनी यात्री इत्सिंग बिहार में भ्रमण कब किया था? राइट, तो आंसर होगा 673 ईस्वी पूर्व में, राइट। उसके बाद हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? तो नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने किया था? कुमार गुप्त ने किया था। इसको डिस्ट्रॉय किसने किया था, यानी बर्बाद किसने कर दिया था? तो बख्तियार खिलजी ने, राइट। चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो हेनसांग नालंदा यूनिवर्सिटी में क्या करा था, यानी अध्ययन किया था।
हिनसांग किसके शासनकाल में आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और ये 635 से 640 यानी 5 वर्षों तक यहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी में क्या किए थे? अध्ययन किया था। हिनसांग ने पाटलिपुत्र की यात्रा कब की थी? तो 635 ईस्वी पूर्व में, और ये 635 से 640 तक नालंदा यूनिवर्सिटी में अपना स्टडी किए थे। बोधगया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन था? शशांक था। और जिसने भी बोधि वृक्ष को क्या कहते हैं, क्षति पहुंचाया, वो अगले साल ही मर जाता था, ऐसा मतलब कहा जाता है, राइट। उदंतपुरी शिक्षा केंद्र पालकालीन बिहार में आ गए हम लोग। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? उदंतपुर कहाँ पे है? बिहार में। हाँ, उदंतपुर शिक्षा केंद्र कहाँ पे था? बिहार में। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल। कब इन्होंने स्टैब्लिश किया था पाल वंश? 750 से 770 ईस्वी पूर्व तक। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो ये हो जाएगा धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? धर्मपाल। धर्मपाल का शासनकाल कब से कब तक है? 770 से 810 तक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने किया था? तो आंसर होगा पाल वंश, राइट। और पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल था। आधुनिक बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित है? तो विक्रमशिला कहाँ पे है? भागलपुर, राइट। तो विक्रम ने शिला को भगा लिया था। उसके बाद नालंदा महाबिहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन था? राइट। तो आंसर होगा हर्षवर्धन, धर्मपाल और देवपाल, राइट, धर्मदेव। मुंगेर बिहार को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक, यानी बिहार को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक कौन था? तो देवपाल था, राइट। उसके बाद पाल शासकों द्वारा बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को विशेष प्रोत्साहन दिया गया था? तो महायाना, राइट, महायाना, यानी महायाना और हीनयाना दो संप्रदाय थे। तो पाल शासक ने किसको, यानी महायाना को वेटेज दिया था। किस शासक के काल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ की स्थापना करा था? राइट। तो आंसर होगा देवपाल। नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए 200 गांवों को दान में किसने दिया था? धर्मपाल ने दिया था। और किस शासक ने उदंतपुरी कहाँ पे है? बिहार शरीफ, राइट, यानी नालंदा में बौद्ध विहार की स्थापना किसने करवाया था? तो गोपाल ने, राइट। बिहार गोपाल जो है वो पाल डायनास्टी की स्थापना किया था। किस काल में कांसे की मूर्ति के निर्माण की एक उन्नत शैली का विकास हुआ था? तो ये हो जाएगा पाल युग में, राइट, पाल काल में। बिहार में पाल युग में कांसे से निर्मित मूर्ति की उन्नत शैली का विकास हेतु कांसे मृत्यु के इस शैली की में निर्णायक देन किसका था? तो धीमन एवं बिट्ठपाल, राइट। ये दोनों क्या थे? धीमन और बिट्ठपाल जो थे वो दोनों भाई ही थे। पालकालीन कांस्य मूर्ति कलाकार धीमन एवं बिट्ठपाल कहाँ के निवासी थे? तो ये जो थे नालंदा के निवासी थे, नॉट पटना, ये नालंदा के निवासी। और दोनों ही क्या थे? धीमन का पुत्र कौन था? बिट्ठपाल था, सॉरी। धीमन का जो था ये पुत्र जो था वो बिट्ठपाल था, राइट, भाई नहीं बल्कि ये पुत्र था। पालकालीन कांस्य प्रतिमाएं सांचे में ढली है, इसका साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो नालंदा एवं कुरिहार गया से, राइट। पालकालीन मूर्ति कलाकार धीमन एवं बिट्ठपाल समकालीन किसके थे? तो धर्मपाल एवं देवपाल के समकालीन में थे धीमन एवं बिट्ठपाल। उसके बाद चित्रित पांडुलिपि अष्टसहस्रिक प्रज्ञा परमित और पंचरक्ष किस युग के हैं? तो आंसर हो जाएगा पाल युग के हैं। पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त किया गया था? तो नालंदा से प्राप्त किया गया। और पाल शासक अपना आदेश प्रसारित कहाँ से करते थे? तो पाटलिपुत्र से, राइट। उसके बाद पाल काल में श्रीनगर भुक्ति किसको कहा जाता है? तो मगध को। श्रीनगर भुक्ति किसको कहा जाता है? मगध को। और देवपाल की अनुमति से सुमात्रा के राजा बलदेव पुत्र ने कहाँ विदेशी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण करवाया था? तो आंसर होगा नालंदा, राइट। तो नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने किया था? तो कुमार गुप्त ने, राइट। उसके बाद मूव करते हैं कि मिथिला के कर्नाट शासक, राइट, मिथिला के कर्नाट शासक, मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज्य का उदय 1097-98 में किसके शासन काल में हुआ था? तो आंसर होगा रामपाल। मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज्य का संस्थापक कौन था?
तो नन्नदेव था। मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो ये था सिमरावगढ़। यानी मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी कहाँ थी? सिमरावगढ़। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हरि सिंह। कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत कब हुआ था? 1378 ईस्वी तक जो है इसका पूर्णतः अंत हो गया था। बिहार में किसके समय में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था? तो आंसर होगा कर्नाटक शासक के काल में। तिब्बती इतिहासकार धर्मस्वामी तिरहुत आया था 1234 ईस्वी पूर्व में बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय, राइट। कर्नाटक राज्य पर किसका शासन था? तो आंसर होगा हरि सिंह। तो बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को क्या किया था? डिस्ट्रॉय कर दिया था, राइट। नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने किया था? कुमारगुप्त ने। तुर्क सेनापति तुगरिल तुगन द्वारा मिथिला पर आक्रमण की चर्चा करने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो आंसर होगा धर्मस्वामी। ओके, धर्मस्वामी एवं मुल्ला तकिया, राइट। तो मुल्ला तकिया जो था वो बिहार में आने वाला पहला विदेशी था मुस्लिम प्रचार के पर्पज से। मुल्ला तकिया। तुगरिल तुगन के अभियान के समय कर्नाटक राज्य का शासक कौन था? तो राम सिंह देव, राइट। तुगरिल तुगन के समय कर्नाटक राज्य का शासक कौन था? राम सिंह देव। कर्नाटक शासकों में कौन एक महान समाज सुधारक था? तो हरि सिंह देव, राइट, हरि सिंह देव। पंजी प्रबंध मिथिला क्षेत्र में किसके शासन काल में मुख्य रूप से विकसित हुआ था? तो हरि सिंह देव। यानी पंजी प्रबंध किसके शासन काल में विकसित हुआ? हरि सिंह देव, राइट। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो भटियारा था, भटियारा खिलजी, बख्तियार खिलजी। बिहार में तुर्क सत्ता के संस्थापक कौन था? तो भटियारा खिलजी, राइट। तुर्क सत्ता के संस्थापक कौन था? भटियारा था। बिहार में का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो भटियारा था। भटियारा से हो जाएगा बख्तियार खिलजी, राइट। और तुर्क सत्ता के संस्थापक भी कौन था? बख्तियार खिलजी, राइट। उसके बाद बख्तियार खिलजी का बिहार में महत्वपूर्ण विजय क्या था? तो महत्वपूर्ण विजय थी बिहार शरीफ उदंतपुरी की, राइट। बिहार शरीफ कहाँ? उदंतपुरी, जो कि बिहार शरीफ में है, राइट। उसने बिहार शरीफ पर 1198 में विजय प्राप्त की थी। बख्तियारपुर नामक शहर की स्थापना बख्तियार खिलजी ने किया था। और नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय यानी जो ध्वंस जो कर दिया था वो बख्तियार खिलजी ने ही करा था। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई थी? तो 1198 में, राइट, 1198, 1198 ईस्वी में। और बख्तियार खिलजी ने अपना प्रशासनिक कार्यालय कहाँ पे बनाया था? तो बिहार शरीफ में। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो बख्तियार खिलजी ने। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनाया था? तो कुमारगुप्त ने। कौन सी डायनास्टी का था? गुप्त डायनास्टी। गुप्त डायनास्टी कब हुआ था? 320 ईस्वी में, राइट। उसके बाद बख्तियार खिलजी के किस खिलजी के आक्रमण के समय पाल वंशीय शासक का नाम क्या था? तो इंद्रयुम्न पाल, राइट। क्या नाम था? इंद्रयुम्न पाल। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय शासक कौन था? तो आंसर होगा लक्ष्मण सेन। और बिहार के सूफी संतों का आगमन किस शताब्दी में हुआ था? तो सूफी संतों का आगमन जो है वो 12वीं शताब्दी में हुआ था। बिहार में आने वाले पहले सूफी संत कौन थे? तो मोमीन आरिफ थे। बिहार में आने वाले पहले सूफी संत कौन थे? मोमीन आरिफ, राइट। मनेर की विजय किस सूफी संत का संबंध था? मनेर की विजय से किस सूफी संत का संबंध था? तो आंसर होगा ताज फकी। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है तबकाते नासिरी में, राइट। यानी बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण कहाँ से प्राप्त हुआ? तबकाते नासिरी, राइट। उसके बाद मूव करते हैं कि बिहार के सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो आंसर होगा इल्तुतमिश, राइट। इल्तुतमिश जो था वो पहला सैनिक अभियान आयोजित करने वाला सुल्तान था बिहार में। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो इल्तुतमिश। यानी बिहार को दिल्ली सल्तनत के अंडर में लाया था किसने? इल्तुतमिश ने। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन आता है? इल्तुतमिश, राइट। उसके बाद मूव करते हैं कि इल्तुतमिश ने 1225 ईस्वी के लगभग किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार कर लिया था? तो इल्तुतमिश ने हिसामुद्दीन एवज को पराजित करके, राइट, बिहार पर अधिकार किया था। और इल्तुतमिश ने ही दिल्ली सल्तनत के अंडर में बिहार को लाया था। निम्नलिखित में से कौन सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं था? राइट, तो आंसर होगा मुबारिज खान। तो प्रांतपति कौन था?
तुगान खान, हातिम खान और सैफुद्दीन ऐबक। मुवारिज खान नहीं था। किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ था? तो आंसर होगा तुगलक काल, राइट। बिहार के कनाट वंश के शासक हरि सिंह को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक, राइट। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया था? तो आंसर होगा दरभंगा तिरहुत, राइट। दरभंगा जो कि तिरहुत में था, राइट। उसके बाद दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करने वाला सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, राइट। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ पे थी? तो बिहार शरीफ में थी। बिहार शरीफ आधुनिक नालंदा जिले में स्थित है, राइट। और बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? तुर्कों ने दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि इस क्षेत्र में बौद्ध बिहारों की संख्या अधिक थी। बिहार का मतलब होता है रहने का जगह, राइट। अतः इन्होंने इसे बिहारों का प्रदेश कहा था। बिहार राज्यों का नाम बिहार किस काल में पड़ा? तो ऑब्वियसली तुर्कों ने दिया, तो कब होगा? तुगलक काल में पड़ा था। मालिक इब्राहिम या मालिक बयाक बिहार का प्रशासक किस काल में था? तो तुगलक काल में था। मालिक इब्राहिम बिहार के महत्वपूर्ण प्रशासकों में से एक था। बिहार के तुगलक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासक मालिक इब्राहिम या मलिक बया का मकबरा कहाँ पे है? मकबरा कहाँ पे है? तो बिहार शरीफ में है। मालिक इब्राहिम या मालिक बया का मकबरा कहाँ पे है? तो बिहार शरीफ में है, राइट। बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिरमपोश से भेंट किस सुल्तान ने किया था? तो आंसर होगा फिरोज तुगलक, राइट। फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक का फारसी अभिलेख किससे मिलता है? तो बिहार शरीफ से मिलता है। फिरोज तुगलक का फारसी अभिलेख बिहार शरीफ से मिलता है। उत्तर उत्तर बिहार के कन्नड़ शासकों का अंत किस सुल्तान के द्वारा हुआ था? राइट। तो आंसर होगा गयासुद्दीन तुगलक, यानी कन्नड़ वंश के अंतिम जो शासक था वो राजा हरि सिंह थे। और हरि सिंह को किसने हराया था? हरि सिंह को हराया था गयासुद्दीन तुगलक ने, राइट। उसके बाद मूव करते हैं। 14वीं शताब्दी में तिरहुत में फिरोज तुगलक ने, राइट, किस वंश का शासन आरंभ करवाया था? तो आंसर होगा वैनवार वंश का। तिरहुत के किस वैनवार वंश के शासक की छत्र छाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपनी काव्य की रचना की थी? तो आंसर होगा शिव सिंह, राइट। यानी प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की थी शिव सिंह के अंडर में। और शिव सिंह किस वंश के शासक थे? तो वैनवार वंश के शासक थे। बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तबाकाते नासिरी, राइट। तबाकाते नासिरी। इब्राहिम लोदी के काल में बिहार के किस सूबेदार ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो आंसर होगा दरिया खां नुहा ने। इब्राहिम लोदी के काल में बिहार के किस सूबेदार ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था? तो दरिया खां नुहा ने। बिहार के जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग पहली बार कब हुआ था? तो 13वीं शताब्दी में झारखंड शब्द का प्रयोग हुआ था जनजातीय क्षेत्र के लिए। वर्तमान बिहार के क्षेत्र के लिए बिहार नाम सर्वप्रथम किस रचना में मिलता है? तो तबकाते नासिरी, राइट। किस सुल्तान के तिरहुत को तुगलकपुर का नाम किस सुल्तान के तिरहुत को, राइट, तुगलकपुर का नाम लिया? किस सुल्तान ने तिरहुत को तुगलकपुर का नाम दिया था? तो आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक ने, राइट। तिरहुत को तुगलकपुर का नाम किसने दिया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने, राइट। किस सुल्तान ने तिरहुत यानी तुगलकपुर से अपने सिक्के जारी किए थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिए थे? राजगीर में स्थित जैन मंदिरों को अनुदान किसने दिया था? तो फिरोज तुगलक ने दिया था। तुगलक काल में बिहार के प्रांतपति पद पर आसीन कौन कौन थे? तो ये मालिक बया भी था, राइट, और मजदुल मुल्क भी थे, राइट, प्रांतपति के पोस्ट पर। दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज्य विस्तृत किया था? तो आंसर होगा सिकंदर लोदी, राइट। यानी दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान करके मुंगेर तक अपना राज्य विस्तृत किया था? सिकंदर लोदी। बख्तियार खिलजी का बिहार में प्रथम पड़ाव कहाँ पे था? तो आंसर होगा मनेर। यानी पहले जो पड़ाव, जो रुकावट, पड़ाव का मतलब ठहराव जो था, वो कहाँ पे था? मनेर में रुका था। बिहार शरीफ स्थित मलिक बया का मकबरा की विशिष्टता क्या है? बिहार शरीफ में मलिक
बया का मकबरा कहाँ पे है? बिहार शरीफ में। और इसकी विशेषता क्या है? इसकी सलामी दीवारें हैं और लंबूतरा गुंबद यानी कोनिकल डोम और बैटर्ड वॉल्स है, राइट। सो मुख कहते हैं मनेर स्थित बड़ी दरगाह में किसका मजार है? तो मुखदुम यहिया का, राइट। मुखदुम मैया का मनेर स्थित बड़ी दरगाह में किसका मजार है? तो मुखदुम यहिया का। चेरो वंश एवं उज्जैनियों का वंश। पूर्व मध्यकाल में सोन नदी की घाटी के क्षेत्र में किस जनजातीय क्षेत्र का उत्थान हुआ? तो आंसर होगा खरवार। पाल सत्ता के पतन काल में मध्य बिहार में किस जनजाति ने अपना राज्य गठित किया था? आंसर होगा भार, राइट। 12वीं शताब्दी में पश्चिम बिहार, चंपारण और मुजफ्फरपुर में कौन सा राज्य संगठित हुआ? आंसर होगा चेरो राज्य। यानी 12वीं शताब्दी में पश्चिम बिहार, चंपारण और मुजफ्फरपुर में कौन राज्य संगठित हुआ? चेरो राज्य, राइट। चेरो राज्य का संघर्ष किन मुस्लिम राजवंशों के साथ हुआ था? राइट। तो आंसर होगा एक तो तुगलक, राइट, उसके बाद सूर और मुगल वंश के साथ चेरो का क्या हुआ था? संघर्ष हुआ था, राइट। लोधी और नुहानी के साथ नहीं हुआ था। दलपत शाही का संबंध किस राज्य से है? तो ये जो दलपत शाही का संबंध है उज्जैनी राज्य से है। चेरो शासकों को शाहाबाद क्षेत्र से विस्थापित किसने करा था? उज्जैनियों ने करा था। चेरो शासक को किसने शाहाबाद से भगा दिया था? तो उज्जैनियों ने, राइट। शेर शाह ने मुगल के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? तो शेर खां, जिसको शेर शाह सूरी भी कहा जाता है या शेर खां भी बोला जाता है, तो मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता इसने प्राप्त किया था? तो चेरो शासकों से, राइट, चेरो शासकों से। बिहार पर राज करने वाला जनजातीय राजवंश कौन था? तो चेरो राजवंश था। यानी चेरो राजवंश क्या था? जनजातीय राजवंश था। पाल वंश के उपरांत चेरो वंश ने शाहाबाद, सारण, चंपारण एवं मुजफ्फरपुर जिलों में अपनी सत्ता स्थापित की थी। किस चेरो राजा ने जगदीशपुर के मेले की शुरुआत की थी? तो फूलचंद, राइट। किसने करा था? फूलचंद ने। चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन किसके द्वारा हुआ था? तो उज्जैनियों शासक द्वारा हुआ था। भोजपुर में उज्जैनी वंश का संस्थापक कौन था? तो भोजपुर में उज्जैनी वंश का संस्थापक जो था वो संतन सिंह था। संतन सिंह का मूल नाम जो था वो क्या था? देवराज था। यह उज्जैनी, डुमराव, बक्सर एवं जगदीशपुर में एक महत्वपूर्ण शक्ति थे। भोजपुर के उज्जैनी शासक की राजधानी कहाँ थी? तो आंसर होगा ढावा, बिहटा एवं बक्सर, तीनों के तीनों, राइट। ये भोजपुर के उज्जैनी शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो ढावा, बिहटा एवं बक्सर। भोजपुर के उज्जैनी शासक निम्न में से कौन नहीं थे? राइट। तो उज्जैनी शासक कौन नहीं थे? भोजपुर के उज्जैनी शासक कौन नहीं थे? तो बाघमल जो है वो उज्जैनी शासक नहीं था। तो कौन कौन था उज्जैनी शासक? संग्राम देव, राजा राम शाही और राजा नारायण मल। चांद एवं मुंड जो चंदेश्वरी और मुंडेश्वरी नामक मंदिरों से जुड़े हैं, ये संबंधित हैं शाहाबाद के चेर से, राइट। ये किसके से? शाहाबाद के चेर से। बिहार में अफगान राज। बिहार में अफगान सत्ता का आरंभिक उत्कर्ष की निर्णायक देन किसकी थी? तो नुहानी कबीले की। सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 में किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? यानी सिकंदर लोदी ने बिहार का प्रभारी नियुक्त किसे किया था? तो दरिया खान नुहानी को। हुसैन शाह सरकी को पराजित करके सिकंदर लोदी ने लोदी ने दरिया खान नुहानी को बिहार का प्रभारी बनाया था। बिहार में नुहानी राज्य का संस्थापक कौन था? तो मोहम्मद शाह नुहानी। बिहार में नुहानी राज्य का संस्थापक कौन था? मोहम्मद शाह नुहानी। मोहम्मद खां लुहानी का असली नाम क्या था? बहार खां भी था। इसने दिल्ली सल्तनत में अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी और उत्तर बिहार का क्षेत्र जो कि सारण इत्यादि अन्य अफगान नुसरत खां के अधीन था, राइट। उत्तर बिहार का जो क्षेत्र है, जो सारण, ये सब नुसरत खान के, ये भी क्या थे? अफगान ही थे, उनके अधीन में था। महमूद लोदी को विस्थापित कर बाबर ने किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था? तो महमूद लोदी को, राइट, बाबर ने भगाया था, राइट। और उसको भगा करके वहाँ का प्रशासक किसको नियुक्त किया था? तो जलाल खां को, राइट। यह मोहम्मद शाह नुहानी का पुत्र था। कौन? जलाल खां, राइट। सूर साम्राज्य। तो सूर साम्राज्य जो है शेर शाह सूरी, जो 1540 से 1545 के बीच हुआ, राइट। तो सूर वंश की स्थापना किसने किया था? शेर खां ने किया था, राइट। शेर खां ने या शेर शाह ने किया था। और शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद खां था। शेर शाह को शेर खां की उपाधि किसने दिया था? तो मोहम्मद नुहानी ने दिया था। और एक शेर मारने के उपलक्ष्य में उसे शेर खां की उपाधि दी गई थी।
राइट। शेर खां के पिता हसन खां जागीरदार थे, कहाँ के? तो सासाराम के थे। शेर खां के बिहार के किस शासक का संरक्षक नियुक्त हुआ था? तो आंसर जलाल खां, राइट। जलाल खां का संरक्षक यानी प्रोटेक्टर कौन था? शेर खां, राइट। बिहार में शेर शाह का राजनीतिक वर्चस्व किस युद्ध में उसकी विजय के साथ स्थापित हुआ था? तो आंसर होगा सूरजगढ़ा का युद्ध। शेर शाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था? तो हुमायूं को पराजित किया था शेरशाह चौसा के युद्ध में और बिलग्राम अथवा कन्नौज के युद्ध में, राइट। शेरशाह ने बिलग्राम अथवा कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर लिया था। यानी बिलग्राम एवं कन्नौज के युद्ध जब हुआ हुमायूं के साथ शेरशाह का, तो उसने हुमायूं को पराजित करके खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर लिया था, राइट। शेरशाह द्वारा पटना के नवनिर्माण का वर्णन किस रचना में मिलता है? राइट। तो तारीखे दाऊदी। कौन से? शेरशाह द्वारा पटना के नवनिर्माण का वर्णन किस रचना में मिलता है? तारीखे दाऊदी। शेरशाह द्वारा अफगान राज्य की पुनर्स्थापना किस युद्ध के उपरांत हुई थी? कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध? शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला कहाँ पे था? तो सहसराम में था। बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था? तो ये दाऊद खां करानी था। बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था? दाऊद खां करानी। शेरशाह का मकबरा कहाँ पे है? तो सहसराम में है, सासाराम, ओके। शेरशाह का मकबरा अफगान स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। शेरशाह द्वारा पटना का दुर्ग और पटना को राजधानी बनाने की चर्चा कहाँ मिलती है? तो आंसर होगा तारीखे दाऊदी। और तारीखे दाऊदी की रचना किसने की थी? अब्दुल्ला ने की थी, राइट। शेरशाह द्वारा कौन सा कार्य किया गया? जब्त प्रणाली सिस्टम, ये हाँ जी। सिकंदरी गज एवं सनडंडी का प्रयोग, हाँ जी। और रुपया का प्रचलन, ये हाँ जी। तो ये तीनों के तीनों चीज शेरशाह द्वारा कार्य किया गया था। बिहार राज्य में स्थित सासाराम, जो कहाँ पे है? रोहतास डिस्ट्रिक्ट में है, रोहतास में है। कि जिला सासाराम के किला का निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह ने, राइट। निम्न में से कौन सा कार्य शेरशाह द्वारा नहीं किया गया था? आंसर तो इबादत खाना, राइट। इबादत खाने का निर्माण किसने किया था? अकबर ने करा था, राइट। तो शेरशाह द्वारा क्या किया गया? देश की भूमि का सर्वेक्षण, यस। ग्रैंड ट्रंक रोड, सड़क आजम और किसानों की पट्टा देने तथा कबूलियत की प्रथा का आरंभ, ये सब किसने करा था? तो शेरशाह ने करा था। मध्यकाल में पटना का नवनिर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह ने करवाया था। पटना का नवनिर्माण मध्यकाल में किसने कराया? शेरशाह ने। सहसराम किसके मकबरे के लिए प्रसिद्ध है? तो सहसराम जो है किसके मकबरे के लिए? शेरशाह सूरी, हसन खासूर और इस्लाम शाह, राइट। शेरशाह का मकबरा से संबंध क्या सही है? यह झील के मध्य स्थित अष्टकोणीय आकार का है, यानी ये 8 अष्टकोणीय आकार में है, राइट, ऑक्टागोनल। और यह मकबरा चौकोर चबूतरे पर बना हुआ है और जिसके चारों ओर क्या है? सीढ़ियां हैं। जिसके चारों ओर 8 जो है अष्टकोणीय आकार का है और इसके चारों तरफ क्या है? सीढ़ी है। इसकी छत एक भव्य गुंबद है, डोम, यानी इस तरह से जो गुंबद होता है ये। और बाकी तो उपयुक्त सभी, तो ये सारे के सारे ऑप्शन को फॉलो कर रहे हैं, तो आंसर ऑप्शन डी होगा। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, किसने बनाया था? तो शेरशाह ने। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? शेरशाह ने। सुप्रसिद्ध सूफी संत शेख वरन किस अफगान शासक के समकालीन थे? तो आंसर होगा शेरशाह और इस्लाम शाह, राइट। किसके? सुप्रसिद्ध सूफी संत शेख वरन किस अफगान शासक के समकालीन थे? तो शेरशाह और इस्लाम शाह। अष्टकोणीय मकबरों की श्रृंखला में अंतिम मकबरा किसका है? तो इस्लाम शाह का है, राइट। किसका है? इस्लाम शाह का। शेरशाह के अधीन बिहार में कितनी प्रमंडल थी या सरकारें थी? तो आंसर होगा 7, राइट। शेरशाह द्वारा पटना किले और नगर को बनाने में कितना व्यय हुआ था? तो शेरशाह द्वारा पटना किले और नगर को बनाने में 5 लाख रुपए लगे थे उस टाइम में, 1535 से 1540 की बात हम कर रहे हैं। मुगल शासक बाबर ने किसे पराजित कर बिहार पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया था? तो आंसर होगा महमूद लोदी, राइट। मुगल शासक बाबर ने किसे पराजित कर बिहार पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया था? राइट। ये बात हो रही है बिहार पर नियंत्रण प्राप्त किया था, तो महमूद लोदी को हरा करके बिहार पे नियंत्रण प्राप्त किया था, राइट। अकबर ने 15 अगस्त 1574 में पटना बिहार में किसे पराजित किया था? तो आंसर होगा
दाऊद खां को, राइट। अकबर ने पटना के युद्ध के बाद बिहार में किसे दाऊद खां से निपटने के लिए छोड़कर चला गया था? तो आंसर होगा, आंसर आंसर जो होगा वो मुनीम खां, राइट। यानी दाऊद खां से निपटने के लिए अकबर ने किसको छोड़ा था? मुनीम जी को छोड़ दिया था, मुनीम खां को। 1580 में बिहार का सूबेदार किसे बनाया गया था? खाने आजम मिर्जा अजीज कोका को बनाया गया था बिहार का सूबेदार। किस मुगल शासक के समय बिहार पठानों एवं मुगलों के बीच लड़ाई का केंद्र बना रहा? किस मुगल शासक के समय बिहार पठानों एवं मुगलों के बीच लड़ाई का केंद्र बना रहा? तो आंसर होगा अकबर। अकबर के समय कहाँ उज्जैनी राजा दलपत शाही में विद्रोह किया था? तो आंसर होगा जगदीशपुर। और जगदीशपुर के विद्रोह का दमन करने के लिए शाहबाज खां को भेजा गया था। बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? तो अकबर था। बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? अकबर। बिहार को मुगल साम्राज्य का प्रांत का दर्जा दिया गया था कब? 1580 ईस्वी में बिहार को मुगल प्रांत का दर्जा दिया गया था। मुगल शासक ने मनेर की बड़ी दरगाह का भ्रमण किया था। किसने? किस मुगल शासक ने मनेर की बड़ी दरगाह का भ्रमण किया था? तो आंसर होगा बाबर, राइट। किस मुगल शासक ने मनेर में बंगाल के सुल्तान से भेंट की थी? किस मुगल शासक ने मनेर में बंगाल के सुल्तान से भेंट की थी? तो आंसर हो जाएगा हुमायूं, राइट। पटना की विजय में किस मुगल शासक ने भाग लिया था? तो आंसर होगा अकबर। पटना के विजय में किस मुगल शासक ने भाग लिया था? अकबर ने। किस मुगल राजकुमार ने अपने विद्रोह के क्रम में बिहार में शरण ली थी? तो आंसर होगा शाहजहां, राइट, शाहजहां। किस मुगल राजकुमार ने अपने विद्रोह के क्रम में बिहार में शरण लिया था? शाहजहां ने। मुगल कालीन बिहार में कितनी सरकारें थी, कितनी प्रमंडलें थी? तो आंसर होगा 7। अकबर कालीन बिहार के सूबेदारों में सबसे प्रसिद्ध कौन था? तो राजा मानसिंह। बिहार किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? तो राजा मानसिंह ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था। किस मुगल शासक के समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुए थे? सबसे ज्यादा विद्रोह अकबर के शासनकाल में हुआ था। बिहार में मुगल कालीन इमारतों की सबसे पुरानी जो है वो क्या है? हाजीपुर की जामा मस्जिद। बिहार की मुगल कालीन इमारतों में सबसे पुरानी है हाजीपुर की जामा मस्जिद। राजकुमार अजीम द्वारा अजीमाबाद को बसाने पर, राइट, राजकुमार अजीम द्वारा अजीमाबाद को बसाने पर कितना जो रुपए व्यय किया गया था? तो 1 करोड़ रुपए। बिहार के राजकुमार अजीम का कार्यकाल कब था? 1702 से 1712 ईस्वी तक। औरंगजेब के शासनकाल में बिहार में सरकारों की संख्या कितना हो चुका था? तो 8 हो गया था। पहले कितना था? 7। अब ये क्या हो गया? 8 हो चुका था। किस मुगल शासक के शासनकाल में खोखरा देश यानी छोटा नागपुर की विजय संपन्न हुई थी? तो आंसर होगा जहांगीर, राइट। खोखरा देश छोटा नागपुर की विजय संपन्न हुई थी जहांगीर। सिख गुरुओं में किनका बिहार से घनिष्ठ संबंध था? तो आंसर होगा गुरु नानक, राइट। बिहार से जिसका घनिष्ठ संबंध है तो गुरु नानक देव, राइट। गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक और गुरु तेग बहादुर, इनका घनिष्ठ संबंध था। गुरु अर्जुन देव का नहीं था, राइट। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बिहार पर दिल्ली का नियंत्रण वस्तुतः समाप्त हो गया था? तो फर्रुखसियार, राइट। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बिहार पर दिल्ली का नियंत्रण पूर्णतः समाप्त हो गया था? फर्रुखसियार। ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? मोहम्मद सादिक जो है वो जहांगीर के शासनकाल में आया था। ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? तो अकबर के शासनकाल में अब्दुल लतीफ जो है अकबर के शासनकाल में बिहार आया था। राजा मान सिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति नियुक्त किसने किया था? तो अकबर ने किया था। राजा मान सिंह ने रोहतास को क्या बनाया था? अपनी राजधानी बनाया था। मुगल शासक जहांगीर ने 1621 में किसे बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था? तो आंसर होगा राजकुमार परवेज को। 1621 में जहांगीर ने बिहार का प्रांतपति किसको बनाया था? राजकुमार परवेज को। राजकुमार अजीम को किसने बिहार का सूबेदार बनाया था? तो आंसर हो जाएगा औरंगजेब ने। यानी राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार किसने बनाया था? औरंगजेब ने। पटना को अजीमाबाद नाम दिया था राजकुमार अजीम ने। वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था। आंसर होगा फर्रुखसियार। फर्रुखसियार का राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ था? तो
तो बिहार में हुआ था। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? तो यही है फारूक सियार, जिसका राज्याभिषेक पटना में हुआ था। किस मुगल शासक के काल में बिहार पर बंगालों के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ था? तो बहादुर शाह फर्स्ट। मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर कौन बना था? तो मिर्जा अजीज कोकलता, राइट। यानी मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर मिर्जा अजीज था। मुगल कालीन बिहार का गवर्नर कौन था? तो आंसर होगा सुजात खां, ओके, सईद खां और मुकर्रब खां। मुगल कालीन बिहार का गवर्नर सुजात खां, सईद खां और मुकर्रब खां था। बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था? तो शाह आलम द्वितीय। बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था? तो शाह आलम द्वितीय। मुगल काल में बिहार का व्यापार किस महाद्वीप से होता था? तो मुगल काल में व्यापार एशिया से होता था, अफ्रीका से होता था और यूरोप से भी, यानी एशिया, अफ्रीका और यूरोप, इन सभी से बिहार का व्यापार होता था मुगल काल के टाइम में। बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या है? तो मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा, राइट। यानी बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा है। बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा किसने बनवाया था? तो इब्राहिम खां काकर ने। इसे जहांगीर के शासनकाल में बिहार का प्रांतपति इब्राहिम खां काकर ने बनवाया था। बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा के संबंध में क्या सही है? इसका निर्माण लाल पत्थर से हुआ, यस। इस पर अकबर के अधीन विकसित संश्लेषित शैली का प्रभाव है, यस। तो आंसर ऑप्शन ए एंड बी दोनों। इसका निर्माण, यानी बिहार में मनेर दौलत शाह के मकबरा का निर्माण 1617 में हुआ था। यह बिहार में मुगल शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। 1556-57 में मुगल शासक अकबर ने किसकी विद्वता के पुरस्कार में उसे मिथिला का राज दे दिया था? राइट, किसको मिथिला का राज दे दिया था? तो आंसर हो जाएगा महेश ठाकुर को। शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार कौन था? तो आंसर होगा शाइस्ता खान। शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार क्या था? सस्ता खान था, शाइस्ता खान था। अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था 1576 ईस्वी में। अकबर ने बंगाल और बिहार को सन 1575-76 ईस्वी में अपने साम्राज्य में अधीन कर लिया था। मुगल काल में किस वर्ष बिहार को बंगाल सूबे का अंग मान लिया गया था? तो आंसर होगा 1733 में। बिहार को बंगाल सूबे का अंग माना गया था 1733 में। बिहार में शासन करने वाला प्रथम मुगल शहजादा कौन था? तो शहजादा परवेज। बिहार में शासन करने वाला प्रथम मुगल शहजादा कौन था? शहजादा परवेज। नवाब अलीवर्दी खां का बिहार में कार्यकाल था 1734 से 1740 ईस्वी। अलीवर्दी खां ने बंगाल की गद्दी पर अधिकार कब किया था? 1740 ईस्वी में। बंगाल के नवाबों में किसने राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर स्थापित कर दिया था? तो आंसर होगा मीर कासिम, राइट। यानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया था राजधानी को किसने? मीर कासिम ने। 1748 में बिहार के किस उप नवाब की हत्या हुई थी? तो हैबत जंग की, राइट। 1748 में बिहार के किस उप नवाब की हत्या हुई थी? हैबत जंग की। 1748 में अलवर्दी खान ने रानी सराय के युद्ध में किसे पराजित किया था? तो आंसर होगा अफगानों को, राइट। निम्नलिखित में से कौन बिहार का प्रथम नायब नाजिम था? राइट, तो नायब नाजिम जो था वो राजा राम नारायण था, राजा राम नारायण थे। 1733 में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने किसे बिहार की सूबेदारी प्रदान की थी? तो आंसर हो जाएगा शुजाउद्दीन, राइट। अलीवर्दी खान ने बिहार में अफगानों को किस युद्ध में पराजित किया था? तो पटना के युद्ध में। अलीवर्दी खान ने बिहार में अफगानों को किस युद्ध में पराजित किया था? पटना के युद्ध में। बिहार में कहाँ अलवर्दी खान ने मराठों को पराजित किया था? तो आंसर फतुआ के समीप। बिहार में कहाँ अलवर्दी खान ने मराठों को पराजित किया था? तो फतुआ के समीप। बिहार के किस उप नवाब को अफगानों ने हत्या कर दी थी? राइट, बिहार के किस उप नवाब को अफगानों ने हत्या कर दी थी? तो आंसर जैनुद्दीन हैबत जंग, राइट। 1748 में हैबत जंग का वध कर दिया गया था। बिहार में यूरोपीय कंपनी। बिहार में डेन व्यापारियों ने कहाँ व्यापारी कोठी खोली थी? तो आंसर होगा पटना सिटी
जिसको नेपाल यानी नेपाली कोठी में। बिहार के पटना में माल गोदाम की स्थापना फ्रांसीसियों ने कब किया था? तो आंसर होगा 1734 में। बिहार से यूरोपीय कंपनियां क्या व्यापारिक सामग्री प्राप्त करती थी? तो आंसर होगा अनाज, यस, सोरा, यस, और वस्त्र, यस। तो अनाज, सोरा और वस्त्र जो है वो बिहार से यूरोपीय कंपनी क्या करती थी? प्राप्त करती थी। अंग्रेजों की बिहार के साथ व्यापार में मुख्य आयात सामग्री क्या था? तो अनाज भी था, सोरा भी था और अफीम भी था। आयात सामग्री क्या था? अनाज, सोरा और अफीम। अंग्रेजों का बिहार के साथ व्यापार में मुख्य आयात सामग्री क्या था? अनाज, सोरा और अफीम। किस अंग्रेज यात्री को बिहार में 1670 से 71 में भीषण अकाल की चर्चा की है? किस अंग्रेज यात्री ने बिहार में 1670-71 में भीषण अकाल की चर्चा की है? तो जॉन मार्शल ने, राइट। अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? तो ये क्या होगा? शाहजहां, राइट। शाहजहां के शासनकाल में आया था। यूरोपीय कंपनियों द्वारा बिहार में स्थापित फैक्ट्रियां मुख्यतः क्या थी? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो भंडारण का केंद्र था, यस। उत्पादन का केंद्र नहीं, क्योंकि जो अंग्रेज जो था, राइट, वो उत्पादन नहीं करता था, सिर्फ भंडारण और व्यापारी केंद्र था और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी था। तो यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं होता था, एक तरह से गोडाउन कहा जाता था। पहले फैक्ट्रियों को मिडाइवल इंडिया में क्या है? फैक्ट्रियों को गोडाउन कहा जाता था, यानी सामान रखने का। तो एक भंडारण केंद्र हो गया, प्रशासनिक केंद्र भी होता था और वहाँ से व्यापार भी किया जाता था। अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापित किया था? राइट। तो अंग्रेजों ने पटना में, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? पटना में अपनी फैक्ट्री किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापित किया? तो शाहजहां। बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम कौन आया था? राइट। तो पुर्तगाली आए थे। अंग्रेजों ने 1620 में बिहार में सर्वप्रथम कहां अपनी व्यापारी केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया था? तो आलमगंज। कहां पे है ये? पटना में। बट उन्हें वास्तविक सफलता जो है वो 1651 ईस्वी में मिली थी। अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान, राइट, अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चौर्नक कब बना था? तो आंसर होगा 1664 ईस्वी में। यानी पटना के फैक्ट्री का जो प्रधान है, जॉब चौर्नक कब बना था? 1664 ईस्वी में। बिहार में डच, और डच को हॉलैंड या नीदरलैंड भी कहा जाता है, तो डच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर होगा 1632 ईस्वी में। यानी बिहार में डच फैक्ट्री की स्थापना या हॉलैंड या नीदरलैंड फैक्ट्री की स्थापना 1632 ईस्वी में हुई थी। और बिहार में सर्वप्रथम डचों ने पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में डच फैक्ट्री स्थापित की थी। पटना सिटी में डेन लोगों ने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित करी थी? तो आंसर होगा 1774 में। पटना सिटी में डेन लोगों ने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित करी? 1774 में। किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया था? तो आंसर होगा तेवर्नीय, राइट। ये तेवर्नीय फ्रांसीसी यात्री था। तेवर्नीय ने बोला था कि पटना मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था। किस यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख बताया था? तो आंसर होगा मैनरिक, राइट। यानी मुगल काल में पटना की जनसंख्या कितनी थी? 2 लाख। किसने बताया था? मैनरिक ने। वर्तमान पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत डच फैक्ट्री थी और वर्तमान गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस किसका था? तो आंसर होगा अंग्रेज फैक्ट्री का, राइट। अंग्रेज की फैक्ट्री थी। मूव करते हैं अंग्रेज और बिहार। प्लासी युद्ध 1757 में हुआ। तो उसके जो प्लासी युद्ध के बाद जो बिहार का उपनवाब बना वो कौन था? तो आंसर होगा मीरन। यानी प्लासी युद्ध के बाद बिहार का उपनवाब कौन था? मीरन था। मीरन। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? तो मीर कासिम, राइट। तो मीर कासिम ने क्या करा था? मुंगेर को राजधानी बनाया था। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? राल्फ फिच था। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री क्या था? राल्फ फिच। बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? तो अली गौहर ने किया था। बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? अली गौहर ने। अली गौहर ने पटना का घेरा डाला था। कब? तो 1760 ईस्वी में। अली गौहर ने पटना को घेर लिया था। कब? 1760 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी का अधिकार प्रदान किसने किया था?
तो शाह आलम द्वितीय ने, यानी मुगल एम्परर, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने, राइट। यह 1765 ईस्वी में अधिकार मिला था बिहार, बंगाल और उड़ीसा के दीवानी राइट्स के लिए। बैटल ऑफ बक्सर जो कि 1764 में हुआ था, 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था। और उसके बाद ही शाह आलम द्वितीय ने, राइट, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को इसकी दीवानी दी थी, बिहार, बंगाल और उड़ीसा की। मीर कासिम ने अपने राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले गया था? तो आंसर होगा अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से, राइट। बिहार के लिए एक लगान परिषद यानी रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन कब हुआ था? तो 1770 ईस्वी में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? जेम्स अलेक्जेंडर थे। धीरज नारायण को हटाकर सीताप राय को कंपनी द्वारा बिहार का नायब दीवान कब बनाया गया था? तो 1767 ईस्वी में। पटना में गोलघर का निर्माण क्यों किया गया था? तो अनाज की भंडारण के लिए, राइट। और गोलघर के निर्माण के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो कॉर्नवालिस था। और गोलघर का निर्माण किसने करवाया था? तो गैस्टिन ने करवाया था, राइट। पटना में स्थित गोलघर के गवर्नर जनरल के काल में हुआ था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, ओके। और इसका निर्माण किसने? गैस्टिन ने करवाया था। बिहार में अंग्रेजों द्वारा किए गए प्रशासनिक परिवर्तन के संबंध में क्या सही है, राइट। तो बिहार में फौजदारी प्रशासन को 1790 ईस्वी तक नियंत्रण में ले लिया था, ओके। 1866 में सारण जिला को दो भागों में बांटा गया, यानी एक सारण और दूसरा क्या हो जाएगा? चंपारण, राइट। तो यस, 1875 में तिरहुत को मुजफ्फरपुर और दरभंगा की दो इकाइयों में विभाजित किया गया था, राइट। यानी 1866 में सारण जिला को दो भागों में बांटा गया, एक सारण और दूसरा चंपारण। और 1875 में, राइट, यानी 9 साल बाद मुजफ्फरपुर, तिरहुत को मुजफ्फरपुर और दरभंगा की दो इकाइयों में विभाजित किया गया था। और फौजदारी प्रशासन 1790 तक अपने नियंत्रण में ले लिया था। किसने? अंग्रेजों द्वारा। पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट का नाम क्या था? चार्ल्स फ्रांसिस ग्रैंड, राइट। बिहार में सोरे के व्यापार में एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया था? तो आंसर होगा मीर जाफर ने। 18वीं शताब्दी में बिहार सोरे के लिए काफी प्रसिद्ध रहा है। बिहार के क्षेत्र में 1757-58 के मध्य मीर जाफर एवं अंग्रेजों का विरोध आरंभ किया गया था। आंसर होगा किसने? राजा राम नारायण ने, पहलवान सिंह ने और कामगार खां एवं सुंदर सिंह, यानी सभी ने। कामगार खां नरहट के जमींदार, पहलवान सिंह भोजपुर के तथा राजा सुंदर सिंह टिकारी के थे, राइट। मीर कासिम ने कहाँ बंदूकों एवं तोपों की कारखाना की स्थापना की थी? तो मुंगेर में। और बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764 को। और यही बैटल ऑफ बक्सर की विक्ट्री के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी राइट्स मिला था, जिसके बाद से वो न तो अपने इंग्लैंड से सोना लाता था और यहाँ से सामान को खरीदता, बल्कि यहीं के चीज़ों, दीवानी राइट यानी रेवेन्यू कलेक्ट कर करके अपना काम पूरा करता था, राइट। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? राइट, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बैटल ऑफ बक्सर जो है वो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है हेक्टर मुनरो ने किया था। और इधर से सुजाउद्दौला अवध के नवाब था, राइट। और ये मीर कासिम, ओके, जो कि बंगाल के नवाब था। और शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल सम्राट था। इन तीनों ने मिल करके अंग्रेजों के बीच अंग्रेजों से लड़ाई करी, लेकिन अंततः इसमें मुगलों की विजय होती है, जिसकी वजह से जो ट्रीटी होती है, बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी राइट्स अंग्रेजों को मिल जाता है, राइट। तो शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी राइट्स दिया था। बक्सर के युद्ध में किसे विजय प्राप्त हुई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को, ऑब्वियसली, ओके। तो 1781 ईस्वी में बिहार के पटना के आसपास के क्षेत्रों में ब्रिटिश विरोधी संघर्ष में भाग किसने लिया था? राइट, तो इकबाल अली खान ने, यस, और नारायण सिंह ने, यस। पटना नगर पर 24 जून 1763 को किसने अधिकार किया था? पटना नगर पर 24 जून 1763 को किसने अधिकार किया था? तो एलिस ने, राइट। निम्नलिखित में से
किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो आंसर होगा सिताब राय, राइट। सिताब राय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब यानी दीवान नियुक्त किया था। 1763 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किसने कर लिया था? नवाब मीर कासिम ने 1763 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया था। और 1764 ईस्वी में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, जो कि 22 अक्टूबर को हुआ था। इसमें मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय, ये तीनों मिलकर के अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ा था, जिसमें अंग्रेजों को लीड करने वाला जो था जो वो कौन था, उसका नाम आप बताएंगे, राइट। और हेक्टर मुनरो था, राइट। ब्रिटेन के राजा 1765 में फरमान द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए दिया था? यानी बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी राइट मिल गया ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 में बैटल ऑफ बक्सर के बाद। तो कितने रुपए का मिला था इसको? यहाँ पे अगर आप देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए दी थी, तो ये 26 लाख रुपए दिया गया था और ईस्ट इंडिया कंपनी को। अंग्रेजों को 1765 में बिहार, बंगाल, उड़ीसा के दीवानी उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान किसका था? राइट, तो ये था नवाब मनीरुद्दौला का, राइट। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान कब करी थी? ये इंपॉर्टेंट आ जाता है। तो 12 अगस्त 1765 को। बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को, राइट। 1770 में बिहार में प्रांतीय परिषद की नियुक्ति की गई, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो जेम्स अलेक्जेंडर थे। प्रांतीय परिषद की नियुक्ति की गई, जिसके अध्यक्ष कौन थे? जेम्स अलेक्जेंडर। बिहार में धीरज नारायण, सिताब राय और सैमुअल मिडल्टन ने 3 सदस्यीय परिषद कब बनाया था? तो 1766 ईस्वी में धीरज नारायण, सिताब राय और सैमुअल मिडल्टन ने 3 सदस्यीय परिषद बनाया था। कब? 1766 में। 1761 में बिहार का उप प्रांतपति बनाया गया था, किसको? राजबल्लभ को। 1761 में बिहार के उप प्रांतपति बनाया गया था राजबल्लभ को। 1767 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजा राम नारायण को हटाकर बिहार का नायब दीवान किसको बनाया था? तो राजा सिताब राय को बना दिया था। बिहार में कब एक लगान परिषद का यानी रेवेन्यू काउंसिल का गठन किया गया? रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 1770 ईस्वी में। बिहार में अकाल के जांच हेतु राजस्व कर्मियों को पता लगाने तथा नए बंदोबस्त के लिए कंपनी ने किसे बिहार भेजा था? तो आंसर होगा सर जॉन शॉर ने। सर जॉन शॉर ने राजस्व कर्मियों का पता लगाने के लिए, नए बंदोबस्त के लिए कंपनी ने को बिहार भेजा था। किसको? सर जॉन शॉर को। अविभाजित, अब आते हैं बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष यानी 1857 का विद्रोह। अविभाजित बिहार यानी झारखंड सहित जिस समय बिहार विभाजन नहीं हुआ था, में पहली बार रोहिणी में स्थित 32वें रेजिमेंट सेना की टुकड़ी ने 1857 में विद्रोह किया और इस रेजिमेंट की टुकड़ी का मुख्यालय रोहिणी यानी देवघर से हटाकर कहाँ पे ले गया था? तो भागलपुर में। कहाँ के पुलिस जमादार हसन अली खां को सन 1857 में फांसी दी गई थी? तो जमादार हसन खां कहाँ के थे? तिरहुत के थे, राइट। उसके बाद बिहार के किस ब्रिटिश अधिकारी का यह कथन है कि शाहाबाद में आंदोलन ने राष्ट्रीय विप्लव की समस्त गरिमा प्राप्त कर ली थी? यानी शाहाबाद में आंदोलन ने राष्ट्रीय विप्लव की समस्त गरिमा प्राप्त कर ली थी, किसने कहा था? ये सैमुअल्स ने कहा था, राइट। ये सैमुअल्स ने कहा था। बिहार के पटना में 1857 के विद्रोह के दौरान पुलिस दल के गठन में अंग्रेजों ने किस जाति को शामिल करने से मना कर दिया था? तो ये जो है मना किया था राजपूत जाति और भूमिहार, राइट, और ब्राह्मण और मुसलमान। लेकिन ये नीची जाति दुसाद और चमार इन सब को क्या करता था? मतलब पुलिस में भर्ती करता था। लेकिन बैन किसको कर दिया था? राजपूत, ब्राह्मण और मुसलमानों को की भर्ती मनाही कर दी गई थी पटना 1857 के विद्रोह के दौरान, राइट। पटना में 1857 में विद्रोह में कौन मारा गया था? तो आंसर होगा डॉक्टर आर लॉयल। पटना में 1857 के विद्रोह में कौन मारा गया था? तो डॉक्टर आर लॉयल। बिहार में ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार ने पटना, बिहार और शाहाबाद जिलों में 1857 के विद्रोह के दौरान कब मार्शल
लॉ लागू किया था? तो आंसर हो जाएगा 30 जुलाई 1857 को बिहार में मार्शल लॉ लागू किया गया था शाहाबाद जिलों में, राइट। बिहार के दानापुर के सैन्य टुकड़ियों ने विद्रोह किया था। तो दानापुर जो कि पटना में है, तो दानापुर पटना के सैन्य टुकड़ियों ने विद्रोह कब किया था? तो 25 जुलाई 1857 को, 25 जुलाई 1857 को दानापुर के सैन्य टुकड़ियों ने विद्रोह किया था। 1857 के विद्रोह के समय कुंवर सिंह की उम्र कितना था? तो 75 साल, राइट। 1857 के समय कुंवर सिंह की उम्र कितनी थी? 75 साल। 1857 के विद्रोह के दौरान बाबू कुंवर सिंह के अनुयायी कौन थे? तो अमर सिंह थे, यस। रतभंजन सिंह, यस। जय श्री कृष्ण सिंह, यस। इसके अलावा भी उनके अनुयायी थे निशान सिंह, हरकिशन सिंह, शाहाबाद के 4 जमींदार नरहन सिंह, जोहन सिंह, ठाकुर दयाल सिंह, विशेश्वर सिंह और डुमराव के राजा कुंवर सिंह का भी नैतिक दबाव में थे। डुमराव के राजा भी कुंवर सिंह के नैतिक दबाव में थे। तो किसने कहा कि कुंवर सिंह ने अपने को आरा क्षेत्र का शासक घोषित कर दिया है? तो इसने कहा था, सैमुअल ने कहा था। 25 सितंबर 1857 को लिखे पत्र में सैमुअल ने बंगाल सरकार से यह कहा था कि कुंवर सिंह ने अपने को आरा क्षेत्र का शासक घोषित कर लिया है। कब लिखा था इसने? 25 सितंबर 1857 को। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान किसने गया एवं सासाराम के बीच संचार व्यवस्था को समाप्त कर दिया था? तो आंसर होगा अमर सिंह। अमर सिंह कौन थे? तो कुंवर सिंह का भाई था। किसने कुंवर सिंह की सेना को पूरी तरह से पराजित किया था? राइट, कुंवर सिंह की सेना को जो पूरी तरह से पराजित किया था वो विसेंट आयर ने किया था। बिहार में कंपनी सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने वाले नाना सिंह मुक्त कहाँ के थे? तो नाना सिंह जो था वो कहाँ के थे? नवादा के थे। और बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान 32वीं एनआई की 2 कंपनी और 5वीं इरेगुलर कंपनी ने विद्रोह किया था का भागलपुर में, राइट। कहाँ पे विद्रोह किया था? तो भागलपुर में। 32वीं एनआई की 2 कंपनी और 5वीं इरेगुलर कंपनी ने विद्रोह किया था भागलपुर में। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान किस पर विद्रोहियों के पक्ष में काम करने का संदेह अंग्रेजों ने किया था? तो आंसर होगा दरभंगा महाराज। 1857 के विद्रोह के दौरान किस पर विद्रोहियों के पक्ष में काम करने का संदेह अंग्रेजों ने किया था? तो दरभंगा महाराज। बिहार के शाहाबाद जिले में 1857 के विद्रोह के दौरान कहाँ के राजा ने अंग्रेजों को सहायता करने का वचन दिया था? तो आंसर हो जाएगा डुमराव। 1857 विद्रोह के विद्रोही और डकैतों के आरोपी गुनी झा संबंधित थे। तो गुनी झा थे तो भागलपुर से, ये गुना है तो ये भाग है, राइट। तो गुनी झा कहाँ से थे? भागलपुर से। 1857 के क्रांति के दौरान बिहार से क्रांतिकारियों के नेता कौन थे? तो बाबू कुंवर सिंह थे, राइट। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह, अली करीम, लप्पू अली खां, मीर अली रंगरेज कहाँ के 1857 के विद्रोह के नेता थे? तो आंसर हो जाएगा पटना, यानी अली करीम, लप्पू अली खां और मीर अली रंगरेज 1857 विद्रोह के नेता कहाँ के थे? पटना के थे। बिहार के किस नदी तट का किनारा 1857 की विद्रोहियों का गवाह बना था? तो सोन नदी ने 1857 की विद्रोह का जो गवाह है बना था कौन? सोन नदी घाटी। तो बिहार में 1857 के विद्रोही नेता सरनाम सिंह कहाँ पे के थे? सरनाम सिंह तो रोहतास के थे। सरनाम सिंह को 19 जुलाई 1858 को रैटरे ने गोली से उड़वा दिया था। किसने 1857 के विद्रोह के दौरान राजगीर पर कब्जा कर लिया था? तो ये जो है राजगीर पर हैदर अली ने कब्जा किया था 1857 के विद्रोह के दौरान, राइट। 9 अक्टूबर 1857 को हैदर अली को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। कहाँ के खुशियाल सिंह के नेतृत्व में 1857 का विद्रोह हुआ था? तो खुशियाल सिंह क्या थे? वजीरगंज यानी नवादा, वजीरगंज नवादा। बिहार में 1857 में रजवाड़ों का विद्रोह कहाँ हुआ था? तो नवादा में। रजवाड़ों का विद्रोह कहाँ पे हुआ था? तो नवादा। 1857 के विद्रोहियों ने गया जेल पर कब कब्जा कर लिया था? तो 3 अगस्त 1857 को 1857 के विद्रोहियों ने गया जेल पर कब्जा कर लिया था 3 अगस्त 1857 को। बिहार के गया
अरवल, नवादा और औरंगाबाद में 1857 के विद्रोही नेता कौन थे? तो जीवधर सिंह, राइट। तो बिहार के गया, अरवल, नवादा और औरंगाबाद के 1857 के विद्रोही नेता थे जीवधर सिंह, राइट। बिहार में 1857 के मेजर ई.एस. होम्स की हत्या कहाँ की गई थी? तो आंसर हो जाएगा चंपारण में। ई.एस. होम्स की हत्या कहाँ पे की गई थी? चंपारण में। मोतिहारी के समीप सुगौली में घुड़सवारों का एक दल ने हत्या कर दी थी। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? कुंवर सिंह ने। बिहार में 1857 के विद्रोह का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता कौन था? तो कुंवर सिंह थे। जगदीशपुर में किसने बंदूकें एवं गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया था? तो आंसर हो जाएगा जगदीशपुर में है तो कुंवर सिंह ने। जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। जगदीशपुर तत्कालीन शाहाबाद जिले में स्थित था और शाहाबाद जिले की राजधानी कहाँ थी? आरा थी। जगदीशपुर में 1857 में किसके नेतृत्व में समांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो आंसर हो जाएगा अमर सिंह, राइट। जगदीशपुर में 1857 के किसके नेतृत्व में समांतर सरकार की स्थापना की गई थी? अमर सिंह। जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? तो कुंवर सिंह थे। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो यहाँ पे आपने देखना है कि दानापुर में यह हुआ था, प्रभावित रहा था। पटना में भी विद्रोह हुआ था, आरा में भी विद्रोह हुआ था, मुजफ्फरपुर में भी विद्रोह हुआ था, लेकिन मुंगेर में विद्रोह नहीं हुआ था। यानी 1857 के विद्रोह से बिल्कुल दूर था कौन? मुंगेर। दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर में हुआ था। 1857 के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों को आभास हुआ कि मानो देश की सरकारी शासन व्यवस्था समाप्त हो चुका है? तो तिरहुत। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जुलाई 1858 तक केंद्र था किस? जगदीशपुर, राइट। यानी 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जुलाई 1858 तक केंद्र था कौन? जगदीशपुर। अवध के शाह ने कुंवर सिंह को फरमान दिया था जिसका संबंध क्या था? आजमगढ़ से। अवध के शाह ने कुंवर सिंह को फरमान दिया था जिसका संबंध था आजमगढ़ से। 1857 के विद्रोह से पहले कुंवर सिंह को किस वर्ष षड्यंत्र में शामिल होने का संदेह था? 1857 के विद्रोह के पहले कुंवर सिंह को किस वर्ष षड्यंत्र में शामिल होने का संदेह था? तो 1845-46 ईस्वी में। 1800 उस समय पटना प्रमंडल के कमिश्नर विलियम टेलर के अनुसार सन 1845-46 में पटना तथा उसके आसपास के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ भयानक षड्यंत्र रचा था। पटना में 1857 के विप्लव के नेता कौन थे? तो पीर अली पटना के पुस्तक विक्रेता थे और विद्रोह में वह पराजित हुए और इन्हें पटना में ही फांसी दे दी गई थी। कुंवर सिंह को किस राज्य के राजा ने अपने राज्य में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी थी? तो आंसर होगा रीवा के राजा। तो रीवा के राजा अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान था, इसीलिए उसने अपने राज्य में कुंवर सिंह को प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी। लेकिन रीवा के दूसरे लोगों के सहयोग से कुंवर सिंह वहां पहुंचे। इसके पश्चात वहां के राजा डर कर अपने परिवार सहित राजधानी छोड़कर कहीं और चला गया। कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया था? तो आंसर होगा ली ग्रैंड, राइट। कुंवर सिंह ने इस युद्ध में कैप्टन ली ग्रैंड को पराजित किया, लेकिन इसके 3 दिन पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। कहाँ के शासक ने कुंवर सिंह को पोशाक दी और 2000 रुपए तथा आजमगढ़ जिला के लिए फरमान प्रदान की? आंसर होगा अवध के शाह, राइट। कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब का सहयोग किया था? तो झांसी कानपुर की लड़ाई में कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था? तो कानपुर की लड़ाई में। यह युद्ध 1857 में लड़ा गया था जिसमें कुंवर सिंह तथा नाना साहब को सफलता नहीं मिली थी। कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 को किस जिला पर अधिकार स्थापित किया था? तो आंसर होगा आजमगढ़। आजमगढ़ में कर्नल मिलमैन तथा कुंवर सिंह के बीच युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेज पराजित हुए और आजमगढ़ पर कुंवर सिंह का एक अधिकार हो गया था। बिहार में 1857 के आंदोलन के दौरान किन जिलों के जमींदारों ने कंपनी की सहायता दी थी? तो आंसर होगा हथिया यस, पंडौल यस और बेतिया यस। तो बिहार में 1857 के आंदोलन के दौरान किन जिलों के जमींदारों ने कंपनियों की सहायता दी थी? तो हथुआ यस, पंडौल यस और बेतिया यस।
बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रारंभ होने के समय पटना के कमिश्नर कौन थे? तो आंसर हो जाएगा विलियम टेलर। अगस्त 1857 तक टेलर पटना के कमिश्नर थे और इसके पश्चात E.A. सैमुअल्स ने नियुक्ति इस पद पर हुई थी। पटना में कब 1857 का व्यापक विद्रोह हुआ था? तो आंसर होगा 3 जुलाई 1857 को। पटना में कब 1857 का व्यापक विद्रोह हुआ? तो 3 जुलाई 1857 को। मैं नगर को ध्वस्त कर रहा हूँ एवं महल तथा मुख्य भवनों को उड़ा देने की तैयारी कर रहा हूँ। आज मैंने कुंवर सिंह द्वारा हाल ही में एक बड़ी धनराशि खर्च करके बनवाए गए मंदिर को अंशतः तुड़वा दिया। यह कथन किसका है? तो विसेंट आयर का। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान कुछ जिलों के सैनिकों को हटा लिया गया और उन जिलों का सही क्रम क्या है? तो आंसर होगा शाहाबाद, पटना और बिहार। शाहाबाद, पटना और बिहार। 1857 के आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध किसने करा था? अमर सिंह ने करा था। अमर सिंह कुंवर सिंह का क्या था? छोटा भाई था। किस पहाड़ियों से अमर सिंह अंग्रेजों की सेना के विरुद्ध छापामार युद्ध करता रहा? तो कैमूर की पहाड़ियों से। किस पहाड़ियों से अमर सिंह अंग्रेजों की सेना के विरुद्ध छापामार युद्ध करता रहा? तो कैमूर की पहाड़ियों से। दानापुर की सैनिकों ने कब कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो 25 जुलाई 1857 को। दानापुर की सैनिकों ने कब कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो 25 जुलाई 1857 को। किस अंग्रेज अधिकारी ने कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था? तो आंसर हो जाएगा टेलर। किस अंग्रेज अधिकारी ने कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था? किस क्षेत्र पर अधिकार कर कुंवर सिंह ने अपने आप को उस क्षेत्र का शासक घोषित कर दिया था? तो आंसर हो जाएगा आरा। बिहार में 1857 में मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। कहाँ पे? छपरा में। मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था छपरा में। कुंवर सिंह ने अक्टूबर 1857 निम्नलिखित में किसके मिलने का प्रयास किया था? तो 1857 में अक्टूबर में कुंवर सिंह ने मिलने का प्रयास किया था तात्या टोपे से। राइट, कुंवर सिंह ने तात्या टोपे से मिलने का प्रयास किया था। बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह को गिरफ्तार किसने किया था? 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह को गिरफ्तार किसने किया था? तो महाराजा जंग बहादुर ने। यानी 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह को किसने गिरफ्तार किया था? महाराजा जंग बहादुर। महाराजा जंग बहादुर 1858 को अमर सिंह कब गिरफ्तार किया था? महाराजा जंग बहादुर ने दिसंबर 1858 को अमर सिंह को गिरफ्तार किया। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेता अमर सिंह की मृत्यु कब हुई? बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो 5 फरवरी 1860 को। 5 फरवरी 1860 को अमर सिंह की मृत्यु हुई थी। राइट, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने। कुंवर सिंह ने 1857 विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो बिहार से। कुंवर सिंह ने 1857 की विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो बिहार से। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो 26 अप्रैल 1858 को। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत 26 अप्रैल 1858 को हुआ। 23 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह घायल हुए और 3 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई और कुंवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को हुई थी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाले नेता कौन थे? कुंवर सिंह। बिहार के किस रियासत के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो जगदीशपुर की राजा ने। 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया और बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्न में से प्रस्तुत करता है। तो पटना, मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर। पटना, मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर। बिहार के किस राजगीर परगना के कौन स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन को स्वयं राजा घोषित कर दिया था? हैदर अली खान ने। हैदर अली खान ने। बिहार के सिख भिखारी संबंधित है तो 1857 के विद्रोह से और सिख भिखारी को अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई थी। बिहार में 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? 1857 का जन विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो पीर अली के नेतृत्व में हुआ था। राइट, तो बिहार में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो बिहार में 1857 के विद्रोह की शुरुआत 3 जुलाई 1857 को हुआ था और बिहार में 1857 का विद्रोह व्यापक रूप से सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ था? तो पटना में। और पटना के 1857
के विद्रोह के नेता पीर अली को फांसी कब दिया गया था? तो 7 जुलाई 1857 को। पटना के कमिश्नर विलियम टेलर ने किस बहावी नेताओं को 1857 के संघर्ष के समय कैद कर लिया था? तो मौलवी अहमदुल्ला, यस। बैजुल हक, यस। और मोहम्मद हुसैन, यस। तो 1857 के संग्राम को दबाने के लिए अंग्रेजों ने बिहार के कई जिलों में सैनिक शासन लागू किया। यह जिला कौन सा था? तो सारण था, यस। चंपारण, हाजी। तिरहुत, हाजी। और पटना, हाजी। तो सारण, चंपारण, तिरहुत और पटना, इन सब में क्या है कि सैनिक शासन, मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए। हरकिशन सिंह एवं रंजीत वाला कहाँ के विद्रोही नेता थे? तो हरकिशन सिंह शाहाबाद के और रंजीत वाला भी कहाँ के थे? शाहाबाद, राइट। सो कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे? तो ये कुंवर सिंह जो है जगदीशपुर में कब आए थे? तो प्रविष्ट हुए यानी 22 अप्रैल 1858 को, राइट। 22 अप्रैल 1858 को प्रविष्ट हुए थे। और इनकी जो डेथ हो जाती है वो कब होती है? 26 अप्रैल 1858 को,